हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11 के अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में अपनी सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने कुछ बेसिक फंडामेंटल टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस मैंने किया था। आज ठीक उसके बाद से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं जो हमने पिछले क्लास में किया था। 5 मिनट में रिविज़न करेंगे जो पिछले क्लास में हमने किया था, फिर हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जस्ट अ मिनट। यस, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था बिजनेस में होने वाले सारे लेन देन को हम लोग बोलते हैं बिजनेस के ट्रांजैक्शंस। बेसिकली बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है बिजनेस के वो सारे इवेंट्स जिसका कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है। बिजनेस के वो सारे इवेंट्स जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है, ठीक है। तो बिजनेस के वो सारे इवेंट जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल इंपैक्ट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंपैक्ट का मतलब होता है वो इवेंट जिससे बिजनेस के एसेट्स या लायबिलिटीज में चेंज आ रही है। और ये क्या होते हैं ये अभी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल ट्रांजैक्शंस का मतलब बिजनेस के वो इवेंट जिससे फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ता है। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में एक सिस्टम बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इसका नाम डबल एंट्री सिस्टम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को यूज करने के लिए ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट को यूज करते हैं जिसका नाम है डेबिट एंड क्रेडिट। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा एक कॉइन का दो साइड होता है ना, जिसके बिना एक कॉइन अधूरा है। हर एक कॉइन का दो साइड होता है, हेड एंड टेल। इसके बिना एक कॉइन अधूरा है। कोई भी वैलिड कॉइन ऐसा हो नहीं सकता जिसमें सिर्फ हेड या सिर्फ टेल हो। हर एक वैलिड कॉइन में हेड एंड टेल बोथ द साइड्स होने चाहिए। इसी तरीके से डेबिट एंड क्रेडिट ये दो वो साइड्स है जिसके बिना एक ट्रांजैक्शन अधूरा है। हर एक ट्रांजैक्शन में ये दोनों साइड होने चाहिए। सिर्फ डेबिट साइड या फिर सिर्फ क्रेडिट साइड से कोई ट्रांजैक्शन नहीं बनता। तो डेबिट एंड क्रेडिट आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ a transaction just like two different sides of a coin, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें दो अकाउंटिंग एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। अब बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को हम लोग एक रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं, इसे बोला जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब ये वो रजिस्टर है जहां हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं और अकाउंटेंसी में दो मेन रूल्स हैं। एक को बोलते हैं गोल्डन रूल, एक को बोलते हैं मॉडर्न रूल। गोल्डन रूल ब्रिटेन के लोगों ने बनाया था, ब्रिटिश पीपल ने बनाया था, इसलिए इसे ब्रिटिश रूल भी बोलते हैं। मॉडर्न रूल को हम लोग अमेरिकन रूल भी बोलते हैं क्योंकि अमेरिका के लोगों ने बनाया था। पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल ये जो है इसके अंदर 3 कैटेगरीज बनाई गई है। कैटेगरीज: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इन कैटेगरीज में आता क्या है। तो रियल अकाउंट के कैटेगरी में आता है बिजनेस के सारे एसेट्स, यानी बिजनेस की प्रॉपर्टीज। अब ये टैंजिबल नेचर की भी हो सकती है या इनटैंजिबल नेचर की भी हो सकती है। यानी कि बिजनेस की कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी एसेट हो, वो किस कैटेगरी में आएगा? रियल अकाउंट। टैंजिबल के कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर बताए थे, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, है ना, ये सब। इनटैंजिबल में कॉपीराइट, पेटेंट राइट, गुडविल, ये सब, ठीक है। ये हो गया रियल अकाउंट। इसके बाद पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कोई भी चीज जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। ये जो पर्सनल अकाउंट है ना, ये 3 कैटेगरीज में फर्दर क्लासिफाई होता है। नेचुरल पर्सन लाइक यू एंड मी, आर्टिफिशियल पर्सन मींस एनी एंटिटी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एनी कंपनी, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन वो अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। जैसे जैसे हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ेंगे हर एक चीज को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 3 तरह के पर्सनल अकाउंट होते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, ठीक है। 1 मार्क का ये क्वेश्चन बनेगा अभी स्टार्टिंग में। नॉमिनल अकाउंट,
ये है थर्ड कैटेगरी, गोल्डन रूल की थर्ड कैटेगरी है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम एंड गेन्स, एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम एंड गेन्स, ये सारे हम लोग नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में लिखते हैं। जैसे कि आपने कोई रेंट पे किया, सैलरी पे किया, गुड्स को सेल किया, है ना, बिजनेस का कोई भी खर्चा, इनकम जो भी होगा, ये सब नॉमिनल अकाउंट होगा। तो ये 3 कैटेगरी मैंने आपको बताया था और इसी के साथ हमारा लास्ट क्लास हो गया था कंप्लीट। आज हम लोग ठीक इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जिनका लास्ट क्लास मिस हुआ था, एक पेज छोड़ देना है, ठीक है, एक पेज। चलो अब ध्यान से देखना है। अभी तक हम लोगों ने गोल्डन रूल में क्या पढ़ा कि गोल्डन रूल में कौन कौन सी कैटेगरीज होती है। एग्जैक्टली अभी तक हमने गोल्डन रूल पढ़ा नहीं है। Whatever we have studied so far is the categories under golden rule, but what exactly is golden rule we have not studied। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे गोल्डन रूल क्या है। ठीक है, तो गोल्डन रूल क्या है समझो। हेडिंग देना गोल्डन रूल। अंडरलाइन करो। जिस तरह से मैं एक टेबल बना रहा हूं छोटा सा, वैसे तुम लोग को भी बनाना है, ठीक है। एक साइड में लिखना लेफ्ट हैंड साइड में कैटेगरीज, या फिर इसमें लिखना नेचर, कैटेगरीज या फिर नेचर, और फिर यहां लिखना डेबिट। डेबिट के ब्रैकेट में शॉर्ट में लिखना डीआर, और फिर लिखना क्रेडिट, ब्रैकेट में लिखना सीआर। सभी को विजिबल है ना? हैंडराइटिंग समझ आ रहा है सबको? देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच इन द सॉफ्टवेयर, इसके वजह से मेरे को बार बार रिकनेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, आपके स्क्रीन मॉनिटर पे तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पर रिकॉर्डिंग वाले में प्रॉब्लम हो रही है। तो जो बच्चे वीडियो बैकअप देखेंगे उनको दिक्कत होगी। ये बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। जस्ट मोमेंट। चलो, तो इस तरीके से 3 कॉलम बनाएंगे, एक कैटेगरी या नेचर, उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट। कैटेगरीज में हम लोग तीनों कैटेगरी का नाम लिखेंगे। रियल अकाउंट, नंबर 2 पर्सनल अकाउंट, एंड नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब इनके रूल अलग अलग है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो दिस इज द गोल्डन रूल, दिस इज द गोल्डन रूल। तो हम लोग जब गोल्डन रूल बोलते हैं ना, तो गोल्डन रूल एग्जैक्टली ये है। गोल्डन रूल अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज गोल्डन रूल, तो क्या बोलोगे? फॉर रियल अकाउंट गोल्डन रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फॉर पर्सनल अकाउंट गोल्डन रूल इज डेबिट, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया क्या? हाँ सॉरी। रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो गोल्डन रूल एक्चुअली में कोई सिंगल रूल नहीं है, ये 3 अलग अलग कैटेगरी के लिए 3 अलग अलग रूल है, इसे गोल्डन रूल बोलते हैं। सर ये रूल किस काम में आता है?
ये रूल काम आता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि बिजनेस के ट्रांजैक्शन को जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं ना, तो रिकॉर्डिंग ऐसा नहीं कि अपने मन से जैसे करेगा वैसे अपने मन के हिसाब से रिकॉर्ड कर देंगे, ऐसा नहीं है। अपने जब बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो इन रूल्स के हेल्प से करते हैं, इन्हीं रूल को फॉलो करके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब वो कैसे करते हैं अभी मैं बताता हूं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल, purchased furniture in cash ₹5,000। इसका मतलब क्या है? Purchased furniture in cash for ₹5,000। हमने 5,000 रुपए में एक फर्नीचर खरीदा, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, क्या ये एक ट्रांजैक्शन है? यस, ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट है। हम लोग 5,000 रुपए कैश देकर फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शन है। अगर ये एक ट्रांजैक्शन है तो इसकी रिकॉर्डिंग होगी। यस, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट में। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? रूल के हेल्प से। तो अभी हमने पढ़ा गोल्डन रूल, है ना। गोल्डन रूल के हेल्प से हम लोग इसको क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे रूल को अप्लाई करते हैं, क्योंकि रूल जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, रूल को अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट को मान लो अलजेब्रा का या ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता है ना, मेंसुरेशन के डिफरेंट फार्मूलाज पता है, लेकिन जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ रहा है वो अप्लाई नहीं कर पा रहा, कौन से प्रॉब्लम में किस फार्मूला को अप्लाई करना है वो समझ नहीं पा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? फार्मूला याद करके भी कोई फायदा नहीं होगा। तो अपने को सिर्फ गोल्डन रूल याद ही नहीं करना, जानना ही नहीं है, बल्कि उसको अप्लाई कैसे करते हैं, उसका अप्लाई करने का तरीका भी सीखना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे? देखो, इन गोल्डन रूल वी हैव 3 कैटेगरीज। इन गोल्डन रूल वी हैव 3 कैटेगरी। सबसे पहले आप देखो इस पूरे ट्रांजैक्शन में कौन कौन से आइटम्स इन्वॉल्व्ड है। इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से आइटम्स इन्वॉल्व्ड है? सर आइटम्स मतलब होते हैं जिन दो चीजों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। कोई भी ट्रांजैक्शन का मतलब, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, मतलब आप कोई एक चीज ले रहे हो, कोई एक चीज दे रहे हो, ये तो ट्रांजैक्शन है। तो लेन देन मतलब इंग्लिश में बोले तो एक्सचेंज करना। तो जिन दो चीजों के बीच में आपस में एक्सचेंज हो रहा है, पहले उसको आइडेंटिफाई करो। इसको बोलते हैं आइटम। फर्स्ट यू आइडेंटिफाई दी आइटम्स जिनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है। आइटम्स का मतलब वापस एक बार बता दे। देखो, गोल्डन रूल में कुछ कैटेगरीज थी, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और इन कैटेगरीज के अंदर बहुत सारे आइटम्स थे। जैसे रियल अकाउंट के अंदर कितने सारे आइटम है? देखो, बहुत सारे एसेट्स टेंजिबल, बहुत सारे एसेट्स इंटेंजिबल, ऑल दीज आर डिफरेंट आइटम्स अंडर द सेम कैटेगरी। समझ में आ रहा है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ऑल दीज आर डिफरेंट आइटम्स अंडर द सेम कैटेगरी। सेम कैटेगरी के अंदर डिफरेंट आइटम्स है। समझ में आया? तो अब इसी तरीके से बताओ कि परचेस्ड फर्नीचर इन कैश, ये जो ट्रांजैक्शन है, परचेस्ड फर्नीचर इन कैश, ये जो ट्रांजैक्शन है, इसमें कौन कौन से आइटम्स है? आइटम्स बताना है, नॉट कैटेगरी, आइटम्स। ठीक है, एक अपने को दिख रहा है यहां पर फर्नीचर, एक अपने को दिख रहा है यहां पर कैश। इन्हीं दो आइटम्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, मतलब हम लोग कैश पेमेंट करके फर्नीचर लेकर आ रहे हैं, यानी एक हाथ से कैश दे रहे हैं, दूसरे हाथ से अपने को फर्नीचर मिल रहा है। तो ये दो आइटम्स है। आइटम्स मतलब समझ में आ रहा है सबको? अब अपने को फिर देखना है कि ये आइटम्स कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कैटेगरी मतलब कौन से कैटेगरी? रियल, पर्सनल, नॉमिनल, 3 कैटेगरी है ना, उसमें से कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? तो सोच कर बताओ, फर्नीचर कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है? रियल। हम लोग ऑलरेडी लिखे थे पहले। तो फर्नीचर इज एन आइटम ऑफ रियल अकाउंट। ठीक है, तो इसको मैं ना ऐसे करके आर लिख रहा हूं, ठीक है, समझ जाना। कैश जो आइटम है, ये कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है? अगेन रियल। यानी इस ट्रांजैक्शन में 2 आइटम है और ये दोनों ही आइटम्स सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फर्नीचर ऑल्सो, फर्नीचर कम्स अंडर रियल अकाउंट एंड कैश ऑल्सो कम्स अंडर रियल अकाउंट। ठीक है, यानी कि इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें रियल अकाउंट का रूल देखना पड़ेगा। रियल अकाउंट का रूल क्या बताता है? देखो तो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी बिजनेस में जो चीजें आ रही है रियल अकाउंट नेचर की, उसे डेबिट साइड में लिखो। जो चीजें बिजनेस से जा रही है उसको क्रेडिट साइड में लिखो। तो कोई भी रियल अकाउंट आ रहा है तो डेबिट करो, कोई भी रियल अकाउंट जा रहा है तो क्रेडिट करो। तो यहां पर एक रियल अकाउंट है फर्नीचर, एक रियल अकाउंट है कैश। बताओ बिजनेस में क्या आ रहा है?
फर्नीचर, और बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश। तो इस रूल को अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। अकाउंट को शॉर्ट में ना ऐसे लिखते हैं A/C, ठीक है, AC की तरह लिखते हैं A/C, इसको बोलते हैं अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट को किधर लिखेंगे बोलो, डेबिट। अच्छा शॉर्ट में लिखना, चलो डेबिट साइड। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, कम्स इन, यानी ये बिजनेस में आ रही है। इसी तरीके से सेकंड कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि ये बिजनेस से जा रही है, ठीक है। चलो समझ में आया। फर्नीचर डेबिट साइड, कैश क्रेडिट साइड, because furniture is coming into the business and cash is going out of the business because we are paying cash, ठीक है। ये लॉजिक क्लियर है ना एकदम। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक बिजनेस के ट्रांजैक्शन को गोल्डन रूल के हेल्प से हमने रिकॉर्ड किया। तुम लोग बोलोगे सर इसी तरीके से रिकॉर्ड करते हैं क्या, बस ऐसे लिखते हैं जैसे आपने लिखा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिखते हैं, लिखने का अलग तरीका है। रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसके लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड चैप्टर है जर्नल बोल के, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, रूल अप्लाई कैसे करते हैं। अभी रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो नहीं सिखा रहे हैं, अभी क्या सिखा रहे हैं, रूल अप्लाई कैसे करते हैं। क्योंकि रूल का एप्लीकेशन सीख जाओगे तो रिकॉर्डिंग अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो वी आर नॉट लर्निंग हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, बट व्हाट वी आर लर्निंग इज हाउ टू अप्लाई द रूल्स। तो रूल अप्लाई करने का तरीका समझ में आया। चलो एक एग्जाम्पल के लिए एक समझने के लिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिखो एग्जाम्पल 2, ये मान लो एग्जाम्पल 1 था, इसको मान लो एग्जाम्पल 2। पेड सैलरी इन कैश ₹8,000, paid salary in cash ₹8,000. Again, what is the rule? First step is to identify the item. ट्रांजैक्शन है, सैलरी पे कर रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन है, यस इट इज अ ट्रांजैक्शन। अगर ये ट्रांजैक्शन है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यस। तो अब इस ट्रांजैक्शन में कौन से आइटम्स है, पहले आइटम्स को आइडेंटिफाई करो। कौन कौन से आइटम बोलो, राइट, वन इज सैलरी, अनदर इज कैश, क्योंकि हम लोग सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं कैश में, ठीक है। तो अब आइटम तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम लोग देखेंगे इनका नेचर क्या है। भाई सैलरी कौन से कैटेगरी में आता है, किसने कितने बोला, नॉमिनल, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, यस नॉमिनल इज करेक्ट, ठीक है। नॉमिनल, क्योंकि सैलरी जब आप पे करते हो तो ये बिजनेस के एक्सपेंस है ना, खर्चा। और कैश का नेचर क्या है, कौन से कैटेगरी में आएगा, रियल, ये तो अभी पहले भी पढ़े थे। तो इन दिस ट्रांजैक्शन देयर आर 2 आइटम्स विच बिलोंग्स टू डिफरेंट 2 कैटेगरीज, यानी कि फर्स्ट आइटम सैलरी बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट, कैश बिलोंग्स टू रियल अकाउंट। 2 अलग अलग आइटम 2 अलग अलग कैटेगरी के हैं। क्या ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है। अलग अलग आइटम सेम कैटेगरी के अंदर भी हो सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के अंदर भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो आइटम जिस कैटेगरी में होगा ना उसके रूल को फॉलो करेंगे। जैसे सैलरी नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आता है, फॉर दैट रीजन सैलरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे, ये पता करने के लिए कि डेबिट में लिखना है कि क्रेडिट में लिखना है। मैंने पहले भी बताया डबल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट में क्लासिफाई करना पड़ता है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ही होता है ईच ट्रांजैक्शन हैज 2 डिफरेंट एस्पेक्ट। हर एक ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट, अंडर डबल एंट्री सिस्टम, इसलिए तो उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट में से कोई एक नहीं होगा, दोनों ही होना पड़ेगा। पर सवाल ये है कि कौन सा आइटम डेबिट में जाएगा, कौन सा आइटम क्रेडिट में जाएगा, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए रूल है। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे सर, 3 रूल आपने बता दिया, तो उसके लिए नेचर है, समझ में आ रहा है। जैसे कि सैलरी, इसका नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट, तो इसको सैलरी को डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नॉमिनल अकाउंट के रूल से। कैश का नेचर क्या है, रियल अकाउंट, तो कैश को डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, रियल अकाउंट के रूल से। समझ में आ रहा है। तो चलो सैलरी नॉमिनल है, तो नॉमिनल अकाउंट का एक बार गोल्डन रूल देख लेते हैं। क्या नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल
इनकम एंड गेन्स, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस नेचर के आइटम्स है उनको डेबिट में लिखेंगे, इनकम या गेन अगर कुछ है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। आप बताओ सैलरी एक्सपेंस लॉस है या इनकम गेन है? तो इसके रूल के हिसाब से तो डेबिट होना चाहिए। तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, देखो लिखेंगे सैलरी अकाउंट किधर, डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट आइटम क्या है, कैश। तो कैश को रियल अकाउंट के नेचर में है, रियल अकाउंट के कैटेगरी में है, तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट का रूल क्या, देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब आप सैलरी पे कर रहे हो, कैश बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है? जा रहा है, तो किधर लिखेंगे बोलो, क्रेडिट में। तो कैश किधर होगा, क्रेडिट साइड। क्यों? गोज आउट। ये जो अभी मैं लिख रहा हूं ना ब्रैकेट में, गोज आउट एक्सपेंस, ये तुम्हारे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब घर पे जब रिवीजन करोगे ना तो थोड़ा सा मतलब समझ आएगा, ठीक है। चलो एक और चीज कर सकते हो, जैसे यहां पर ना नेचर भी लिख लो ताकि रिवीजन के टाइम पे समझ में आए। नॉमिनल, ठीक है। तो ये अभी हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं सर, बट ये जो सैलरी वाला क्वेश्चन है, इसका तो हम लोग दो एस्पेक्ट नहीं ले सकते, लाइक मतलब जो सैलरी दे रहा है और जो सैलरी ले रहा है। नहीं, अभी क्या लिखा है इसमें, पे। तो द सेंटेंस इज अबाउट पेमेंट। तो अपने वैसे सोचेंगे तो हर एक चीज का दो एस्पेक्ट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो यू हैव टू रीड द सेंटेंस। जब पे बोल रहा है तो आपको ये समझना है कि यू आर पेइंग। ऑब्वियसली व्हेन यू आर पेइंग समवन इज रिसीविंग, तो तुमको अदर साइड से नहीं सोचना है। समझ में आया? तो देखो यहाँ पर हम लोग, ये मैंने क्यों लिखा रेड कलर से रियल नॉमिनल, क्योंकि कॉपी में जब बाद में आप रिवीजन करोगे अपने कॉपी से, अगर इन केस आपके दिमाग से ये निकल जाए कि क्यों हमने डेबिट किया था क्रेडिट किया था, तो एक नेचर देख के याद आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये दो ट्रांजैक्शन सबको समझ में आए। इन दो ट्रांजैक्शन में जो दो साइड हम लोगों ने लिखा, डेबिट क्रेडिट, ये सबको समझ में आया। लॉजिक क्या था, कैसे हमने अप्लाई किया, कैसे रूल को फॉलो किया, सबको समझ में आया। तो चलो एक बार समराइज करते हैं। क्या करेंगे, किसी भी ट्रांजैक्शन में सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करने के लिए रूल का एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। कैसे रूल अप्लाई करते हैं, पहले देखो आइटम कौन कौन से, आइडेंटिफाई द आइटम्स। क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द आइटम्स। वंस आइटम्स आर आइडेंटिफाइड, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आइटम कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है। यू हैव आइडेंटिफाइड द आइटम्स, देन यू डिसाइड कि कौन से आइटम कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है। कैटेगरी को फिर आइडेंटिफाई करो, फिर उस कैटेगरी के हिसाब से जो रिस्पेक्टिव रूल्स है उसको फॉलो करो। आइटम आइडेंटिफाई करो, उसके कैटेगरी को आइडेंटिफाई करो, फिर रेस्पेक्टिव रूल को अप्लाई करो और डिसाइड करो कि डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है। एक चीज याद रखना, हर एक ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट दोनों होने चाहिए, अदरवाइज तो डबल एंट्री सिस्टम का रूल ही नहीं फॉलो होगा। मैं एकदम स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं। जस्ट लाइक अ वैलिड कॉइन, एवरी कॉइन हैज टू हैव टू साइड्स, हेड एंड टेल। सिमिलरली एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू हैव टू साइड्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ऐसा कभी तुम मत रिकॉर्डिंग करने समय ऐसा कुछ, अगर मान लो सपोज तुम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, रूल को अप्लाई कर रहे हो और दोनों साइड में डेबिट साइड आ गया, या दोनों आइटम में क्रेडिट साइड आ गया, इसका मतलब तुमने रॉन्ग एप्लीकेशन किया है, मतलब तुमने कुछ गड़बड़ी की है। ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं बन सकता कि दोनों में डेबिट या दोनों में क्रेडिट होगा। कोई एक डेबिट होगा, कोई एक क्रेडिट होगा, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा। तो ये हमने समझ लिया गोल्डन रूल। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, नेक्स्ट रूल पे जाते हैं। अभी हम लोग प्रॉब्लम न्यूमेरिकल काफी करेंगे, पर फिलहाल अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट रूल में जाते हैं। एक रूल हमने सीख लिया, कौन सा, गोल्डन रूल, जो ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। अब हम लोग देखते हैं अमेरिका वालों ने क्या दिमाग लगाया। तो नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, डबल एंट्री सिस्टम में जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो क्या है, मॉडर्न रूल। तो मॉडर्न रूल हम लोगों का नेक्स्ट रूल था, जिसको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन रूल। तो अब हेडिंग दे दो मॉडर्न रूल। नेक्स्ट लाइन मिडिल ऑफ द पेज। मॉडर्न रूल, जिस तरीके से गोल्डन रूल में 3 कैटेगरीज थी, बिल्कुल उसी तरीके से मॉडर्न रूल में टोटल 5 कैटेगरीज है। ठीक है, मॉडर्न रूल में कितनी कैटेगरीज है, 5। एक एक करके पहले देखते हैं क्या क्या है। 1 2 3 4 एंड 5।
इस तरीके से तुम लोग भी एक ड्रॉप डाउन बना लो। सबसे पहला एसेट्स, दूसरा लायबिलिटीज, तीसरा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नेक्स्ट इनकम्स एंड गेन्स, लास्ट वन इज कैपिटल। तो मॉडर्न रूल में कितने कैटेगरीज हैं? 5। गोल्डन रूल में 3 थे, यहां पर 5 है। अब इनका मीनिंग समझ लेते हैं। एसेट्स का मतलब क्या होता है? बिजनेस प्रॉपर्टीज। बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टीज होती है उसको क्या बोलते हैं? एसेट्स। अकाउंटिंग टर्म में क्या बोलते हैं? एसेट्स। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? बिजनेस ऑब्लिगेशंस। बिजनेस की जो ऑब्लिगेशंस होती है, जिम्मेदारियां होती है, उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं लायबिलिटीज। समझ में आ रहा है? ऑब्लिगेशंस मतलब लायबिलिटीज। जैसे हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो नॉर्मली जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, समझ लो अकाउंट्स में उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, ये बहुत ही इजी सिंपल टर्म है। लेमन्स वर्ड में हम लोग इसको डेली लाइफ में यूज करते हैं, एक्सपेंस लॉस, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ वैसे मैं लिख नहीं रहा उसको समझाने के लिए। इनकम एंड गेन अगेन बहुत ही कॉमन है। कैपिटल, कैपिटल के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। कैपिटल का मतलब यहां पर ब्रीफ में लिख रहे हैं, अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोप्राइटर। इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोप्राइटर, ठीक है। यानी कि प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं कैपिटल। तो बेसिकली मॉडर्न रूल में ये 5 कैटेगरीज है। 5 कैटेगरीज में से सिंपल टर्म्स में मैंने एसेट और लायबिलिटी और कैपिटल, ये तीनों का मैंने मीनिंग सिंपल टर्म्स में मैंने यहाँ पर लिख दिया। एक्सपेंस और लॉस के बारे में और इनकम और गेन के बारे में मैंने नहीं लिखा क्योंकि बहुत ही फेमिलियर टर्म है, यू ऑल नो दैट, ठीक है। पर इसके बारे में ना थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। ये तो हो गया ऊपर ऊपर से समझने के लिए। अब थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि और डिटेल में होता क्या। तो अब नेक्स्ट लाइन में इसके आगे लिखना, हेडिंग देना एसेट्स। ये जो एसेट्स है इसका मतलब क्या बताया था? बिजनेस प्रॉपर्टीज। यानी बिजनेस के जो भी प्रॉपर्टीज होती है इनको हम लोग एसेट्स बोलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पता कैसे चलेगा बिजनेस की प्रॉपर्टी क्या है, किसको बिजनेस की प्रॉपर्टी बोलेंगे? तो एसेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है, वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। लिखो। नंबर 1, एनीथिंग अपॉन विच business holds a right. Next, anything which provides benefit for more than 1 year. Next, any future source of receivable
और बेनिफिट। अच्छा, बेनिफिट की जगह एक वर्ड लिखो, इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर सोर्स ऑफ रिसीवेबल और इकोनॉमिक बेनिफिट। तो देखो, बिजनेस में एसेट्स का मतलब होता है बिजनेस की प्रॉपर्टीज। लेकिन बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती क्या है, किनको बोलेंगे बिजनेस की प्रॉपर्टी? बहुत सारी चीजें हैं बिजनेस के अंदर, आखिर किसको बोलेंगे बिजनेस की प्रॉपर्टी? तो बिजनेस के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या एसेट्स होते हैं, इसको समझने के लिए तीन कैटेगरी, तीन कंडीशंस हैं। इन तीन में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो जाएगा ना, तो भी हम लोग उसको एसेट मान लेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल दीज थ्री कंडीशंस विल हैव टू बी सेटिस्फाइड। ईदर ऑफ दीज थ्री कंडीशन इफ सेटिस्फाइड, द आइटम विल बी कंसिडर्ड एज एन एसेट। ठीक है, जैसे पहला कंडीशन क्या है, एनीथिंग अपॉन विच बिजनेस होल्ड्स अ राइट। कोई भी चीज जिसके ऊपर बिजनेस का अधिकार है, कोई भी चीज जिसके ऊपर बिजनेस का अधिकार है, वो क्या है? वो बिजनेस का प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास सपोज यू हैव अ मोबाइल फोन इन योर पॉकेट, यू हैव वॉलेट इन योर पॉकेट। इसके ऊपर किसका अधिकार है? तुम्हारा अधिकार है। अगर तुम्हारे पास फोन है, वो तुम्हारा है, यू होल्ड अ राइट ऑन योर फोन। इफ यू हैव मनी इन योर पॉकेट, वो तुम्हारा है, उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार है। तो जिस तरीके से ये मोबाइल फोन और पैसे जो तुम्हारे पास है, इस पे तुम्हारा अधिकार है, वो तुम्हारा प्रॉपर्टी है कि नहीं? वो तुम्हारा एसेट है। इसी तरीके से बिजनेस का जिस चीज पे अधिकार होता है, जैसे बिजनेस की फैक्ट्री में कोई मशीन है, बिजनेस के पास कोई ऑफिस बिल्डिंग या इक्विपमेंट है, बिजनेस के पास अपने कुछ फर्नीचर्स हैं, तो ये सारी चीजें बिजनेस की प्रॉपर्टी है, इस पे बिजनेस का अधिकार है, तो ये बिजनेस के एसेट है। तो जैसे पर्सनल एसेट होते हैं, बिल्कुल वैसे बिजनेस के एसेट होते हैं। वी ऑल हैव पर्सनल एसेट, राइट? जैसे कि मान लो तुमने कोई गोल्ड चेन पहना हुआ है, तो वो तुम्हारा पर्सनल एसेट है, इट हैज़ अ वर्थ ना। तो अगर तुमने कोई एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट ज्वेलरी पहना है, तुमने कोई एक्सपेंसिव गैजेट यूज़ कर रहे हो जैसे मोबाइल फ़ोन या कुछ और, तो इस तरह के जो भी चीज़ें हैं ये तुम्हारा है, तुम उसको यूज़ कर रहे हो, यू हैव अ राइट ऑन देम। इसका मतलब ये तुम्हारा एसेट है। समझ में आ रहा है? इसी तरह से बिजनेस का भी जिस पे राइट होता है वो बिजनेस का एसेट होता है। चलो नेक्स्ट कंडीशन क्या है? एनीथिंग विच प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। कोई भी चीज जो 1 साल से ज्यादा समय के लिए हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती है, वो भी एसेट मानी जाती है। जैसे मान के चलो आपके घर पे कोई सोफा सेट आया, या फिर कोई एयर कंडीशन, या फिर कोई रेफ्रिजरेटर, इस तरह का कोई डोमेस्टिक अप्लायंसेज या कुछ फर्नीचर आपने खरीदा घर के लिए, ठीक है? तो ये जो चीज़ें होती है, क्या ये हर साल खरीदी जाती है? आप में से किसके घर में हर साल नया नया एसी आ रहा है, फ्रिज आ रहा है, टीवी आ रहा है, सोफ़ा आ रहा है, बेड आ रहा है? हर साल तो नहीं आता। यानी एक बार जब हम लोग इन चीज़ों को खरीदते हैं तो इनकी बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलती है। अगर किसी ने एक साल एसी खरीद लिया तो वो एसी कई साल तक चलेगा, 5 साल 8 साल तो ऐसे ही चलता है आराम से। सोफ़ा सेट, बेड एक बार खरीद लेते हैं, 10 12 15 साल तक चलता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको क्या बोलते हैं? ये एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। किनका? हमारा। ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये हम लोग अपने एग्जाम्पल के हिसाब से समझ रहे हैं। तो जैसे हमारे पर्सनल लाइफ में हमारी निजी प्रॉपर्टीज़ होती है, पर्सनल एसेट्स होते हैं, लाइक डोमेस्टिक अप्लायंसेस, बेड, फर्नीचर, ये घर के एसेट्स हैं। इसी तरह से बिजनेस के भी एसेट्स होते हैं जो बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। बिजनेस ने कोई मशीन खरीदा, कोई बिल्डिंग खरीदा, 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट, तो 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देने वाला हर चीज़ क्या है? ये भी एसेट है। थर्ड, एनी फ्यूचर सोर्स ऑफ रिसीवेबल और इकोनॉमिक बेनिफिट। कोई भी ऐसा सोर्स जिससे फ्यूचर में आपको रिसीवेबल होने वाला, मतलब पैसे मिलने वाले हैं, या कोई और इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है, मनी के टर्म्स में या नॉन मॉनेटरी टर्म्स में, मतलब मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। कोई भी ऐसा सोर्स जिससे फ्यूचर में आपको कोई फायदा होने वाला है, कोई पैसे मिलने वाले हैं, ऐसे किसी भी सोर्स को क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा सोर्स जिससे फ्यूचर में पैसे आएंगे या कोई फायदा मिलेगा, ये भी एसेट है। तो एसेट के 3 कंडीशन है, कोई भी अगर सेटिस्फाई हो जाए तो एसेट मान लेंगे। फटाफट से क्या? पहला, जिसपे बिजनेस का राइट है। दूसरा, जो 1 साल से ज्यादा लंबे समय के लिए आपको बेनिफिट देगा। तीसरा, फ्यूचर में जहां से पैसे या कोई बेनिफिट मिलेंगे। ये 3 में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो गया, आप उस आइटम को मान लो एसेट है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है।
अच्छा, लाइबिलिटीज का मतलब बिजनेस ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो इसमें ज्यादा ऐसा कुछ समझने का नहीं है, लेकिन चलो लिख लेते हैं एक बार इसको भी। लाइबिलिटीज, इसके बारे में हमने क्या समझा? बिजनेस ऑब्लिगेशंस, लाइबिलिटीज का मतलब बिजनेस ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस मतलब जिम्मेदारी, जो आपको करना चाहिए, जो आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसको बोलते हैं ऑब्लिगेशंस। तो ये क्या है, लिखो, दीज आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज of the business। फिर लिखना, they are settled और पेड। पेड मत लिखो, पेबल लिखो, पेबल। तो एकदम सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं। बिजनेस की जो जिम्मेदारियां होती है उसको बोलते हैं लायबिलिटीज। जैसे पर्सनल लाइफ में भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती है ना? क्या? जैसे कि अगर मान लो आपके पेरेंट्स ने आपको ट्यूशन क्लास के लिए भेजा और आप घर से बोलकर निकल रहे हो कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आपको क्या करना चाहिए? घर से निकल के सीधा ट्यूशन में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में ट्यूशन बोलकर जा रहे हैं और कहीं किसी से मिलने लग गए, है ना? ऐसा नहीं करना चाहिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल टू रीच द सेंटर ऑन टाइम, ठीक है? ये आपकी जिम्मेदारी है। घर पे आप जो बोल रहे हैं उसको करो। अगर पेरेंट्स ने कोई काम बोला कि बाबू ये कर दो वो कर दो, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट थिंग। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कोई भी चीज़ जो हमें करना चाहिए, जो सही है, जो हमें निभाना चाहिए, ऐसा उसको बोलते हैं जिम्मेदारी। जिम्मेदारी निभाना, जैसे हमारे पर्सनल लाइफ में जिम्मेदारियां होती है, वैसे बिजनेस की भी जिम्मेदारियां होती है जो बिजनेस को करना चाहिए। जैसे कि बिजनेस ने अगर मान लो लोन लिया, तो अगर आपने लोन लिया है 2, 3 साल, 5 साल के लिए, तो जब उसका समय पूरा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? उसको रीपे करना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये भी तो जिम्मेदारी है। आपने उधार में किसी से माल खरीदा, तो जितने दिन के लिए आपने उधार लिया था, 2-5 दिन, 1 हफ्ते के लिए, तो उतना टाइम के बाद आपको उसको पैसे वापस करने चाहिए, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तो जैसे पर्सनल लाइफ में वी हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी हैव so many responsibility, we are responsible to study well, we are responsible to do good deeds, है ना? तो ये सारी चीजें हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लायबिलिटीज का क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में? दे आर सेटल्ड और पेबल इन फ्यूचर। ये जो लायबिलिटीज होती है ना, इसको फ्यूचर में आपको पे करना होता है। पेबल, पेबल मतलब यू हैव टू पे इन फ्यूचर। और सेटल, सेटल का मतलब या तो आप पे कर दो, पैसे देकर। पेबल का मतलब होता है यू हैव टू पे इन मनी फॉर्म। तो या तो आप अपने जिम्मेदारियों को पैसे देकर पे कर दो, या तो अदरवाइज किसी तरीके से सेटल कर लो। किसी तरीके से कैसे सेटल कर ले, वो आपका बात है, आप कैसे सेटल करोगे। समझ में आया? देखो, बहुत टाइम पे अपनी जिम्मेदारियों को सेटल करने का बहुत सारा तरीका होता है। समझ में आ रहा है? कैसे भी, जैसे मान लो यू हैव टू पे 50,000 रुपीज टू मिस्टर एक्स, यू हैव टू पे 50,000 रुपीज टू मिस्टर एक्स। तो इसका मतलब आपकी लायबिलिटी है, 50,000 देना है मिस्टर एक्स को। लेकिन इसी तरीके से एक और पर्सन है मिस्टर वाई, यू हैव टू रिसीव 50,000 फ्रॉम मिस्टर वाई। आपको क्या करना है? 50,000 मिस्टर वाई से लेना है। तो आपको मिस्टर एक्स को 50,000 देने हैं, मिस्टर वाई से 50,000 लेने हैं। आपने क्या किया? एक दिन चाय पे दोनों को बुलाया,
मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों को बुलाया, बोला चलो चाय पे मिलते हैं, चर्चा करते हैं। दोनों जन आए, चाय सब लोग के साथ चाय आपने पिया, और चाय पीते पीते आपने बोला मिस्टर एक्स को कि देखो भाई मिस्टर एक्स ये मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई को बोला देखो भाई मिस्टर वाई ये मिस्टर एक्स है, और एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करा दिया और बोला देखो मुझे तुम्हें 50,000 देने हैं, तुम्हें मुझे 50,000 देने हैं, तो मुझे एक को 50,000 देना है, एक से 50,000 लेना है, काम करो अब नेक्स्ट मीटिंग में तुम लोग आपस में मिलकर सेटल कर लेना और आपस में चाय खरीद के पी लेना, ठीक है। तो आज तुम दोनों के सामने बैठ के मैंने क्या किया, सेटलमेंट करा दिया। तो एक काम करना, मिस्टर वाई तुम्हें मुझे जो पैसे देने थे मुझे नहीं देके सीधा एक्स को दे देना मेरे बिहाफ में, और एक्स को क्या बोला तुमने कि देखो मिस्टर एक्स जो पैसे तुम्हें मुझसे लेने थे मेरे तरफ से तुम वाई से ले लेना, ठीक है। तो दोनों को तुमने क्या किया, मिला के बोला कि चलो आप आपस में सेटलमेंट कर लो। अब क्या हुआ, तुम्हारी जो लायबिलिटी थी तुमने उसको पे नहीं किया, पर किसी दूसरे तरीके से तुमने क्या कर लिया, सेटलमेंट कर लिया। तो बोलने का मतलब है आपकी जो लायबिलिटी होती है या तो इसको पे करना पड़ता है या किसी दूसरे मीन्स एंड मेथड से आप उसको सेटल करते हो, यानी लायबिलिटी आप पूरा करते हो, जिम्मेदारी आपको पूरी करनी पड़ेगी, पैसे देकर पूरा करो या कुछ और करो। तो इसीलिए बोल रहे कि दे आर सेटल्ड और पेबल इन फ्यूचर। तो अल्टीमेटली लायबिलिटी मतलब बिजनेस की ऑब्लिगेशन, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में क्या डिफरेंस है, सरन्या बताओ। Expenses are incurred and losses just happen. In case of expenses, we get some return benefits, and in case of losses, we don't get any benefits. वेरी गुड। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, थोड़ा ये लोग से पूछते तो ज़्यादा मजा आता ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं। चलो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, देखो ये दो टर्म कोई बहुत टेक्निकल टर्म नहीं है, हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं इसको डेली लाइफ में। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, खर्च। लॉसेस का मतलब होता है नुकसान। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से समझे तो काफी अंतर है। एक्सपेंस मतलब खर्च, खर्च मतलब जो आप अपनी मर्जी से करते हो उसको खर्च बोलते हैं, और लॉस मतलब नुकसान। नुकसान कोई अपनी मर्जी से नहीं करता है, नुकसान हो जाता है। खर्च हम लोग करते हैं, नुकसान हो जाता है। इसके लिए हम हमेशा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। क्या सरन्या बताओगी या हम बताएं? ये एक्सपेंस और लॉस में वही रिश्ता है जैसा दोस्ती और प्यार में है। दोस्ती हम लोग करते हैं और प्यार, ऐसा बोलते हैं लोग कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार तो हो जाता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, खर्च हम लोग करते हैं, लॉस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो रास्ते से जा रहे हो, तुम्हें भूख लगा, सामने कोई दुकान दिख गया, मोमो, नूडल्स, समोसा, किसी भी चीज़ का दुकान दिख गया, तुम गए दुकान में जाके 50 रुपए का तुमने कुछ एक प्लेट मोमो ले लिया, ठीक है, या समोसा खरीद लिया और तुम खा लिए। तो ये जो 50 रुपए तुमने खर्च किए, उससे कुछ खरीद के खा लिया, ये खर्च है या नुकसान है, एक्सपेंस है या लॉस है? खर्च है। क्यों खर्च है? क्योंकि तुमने अपनी मर्जी से पॉकेट से पैसे निकाल कर तुमने स्पेंड किया। तो व्हेन यू स्पेंड मनी आउट ऑफ योर ओन चॉइस, योर ओन विल, तो ये तो खर्च हुआ ना, तुमने खर्च किया। और मान लो रास्ते से जा रहे हो, पिक पॉकेट हो गया या वॉलेट गिर गया गलती से, मान लो, और उसमें कुछ पैसे थे, 500-1000 रुपए थे, गलती से गिर गया। अब ये क्या है, ये एक्सपेंस है या लॉस है? ये लॉस है, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से गिरा नहीं दिया वॉलेट को, गलती से गिर गया, अनजाने में हो गया। तो लॉस कोई करता नहीं है, लॉस हो जाता है गलती से, अनजाने में। कोई चाह के जानबूझकर अपना नुकसान क्यों करेगा? खर्च लेकिन हम लोग करते हैं। समझ में आ रहा है? और एक डिफरेंस क्या है, जब हम लोग कोई चीज खर्च करते हैं ना, तो इसके बदले में हमें रिटर्न बेनिफिट भी मिलता है। यानी जब हम लोग स्पेंड करते हैं तो डेफिनेटली वी गेट बैक समथिंग इन रिटर्न। जैसे अगर आपने 50 रुपए खर्च किए, आपको एक प्लेट मोमो मिला या 2 समोसा मिला, जो भी आपने खाया, तो ये क्या है, आपके पैसे के बदले में आपको कुछ मिला। अगर आप एक मूवी टिकट खरीदते हो 200 रुपये 250 रुपये का, तो आपने जो पैसे स्पेंड किए उसके बदले में आपको क्या मिला, एक मूवी देखने का एक आपको शो टाइम मिला, उससे आपको इंजॉयमेंट हुआ। मतलब वो भी तो एक सर्विस है ना, कोई सामान आपको नहीं मिला, बट यू रिसीव क्या बोलते हैं, द राइट टू एंटर द मूवी हॉल, आप एक मूवी देख सकते हो, तो ये भी आपको, यू गॉट समथिंग इन रिटर्न। तो कोई भी एक्सपेंस जब हम लोग करते हैं ना, तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ हम लोग रिटर्न बेनिफिट ड्राइव करते हैं, कुछ ना कुछ रिटर्न बेनिफिट होता है। लॉस में कोई रिटर्न बेनिफिट नहीं होता। जैसे कि अगर वॉलेट गिर गया, चलो यही एग्जांपल लेते हैं, तो इसके बदले में आपको रिटर्न बेनिफिट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।
तो लॉस इज ऑलवेज अ डेड लॉस, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, लॉस में कुछ रिटर्न नहीं मिलता है। तो एक्सपेंस और लॉस बिल्कुल सिंपल है, तो चलो इसको वैसे ही लिख लेते हैं। एक्सपेंस और लॉस में क्या है, एक्सपेंस नंबर ए, वी इंकर एक्सपेंसेस। इंकर मतलब हम लोग खुद से करते हैं, ठीक है। वी इंकर एक्सपेंसेस, वी गेट सम रिटर्न बेनिफिट्स। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें लॉसेस के बारे में, लॉसेस इट हैपेंस मतलब ये हो जाता है, हम लोग खुद से नहीं करते। लॉस कौन करेगा, तो पागल लोग अपना लॉस करेगा, ठीक है। लेकिन एक्सपेंसेस होता नहीं है, एक्सपेंस करना पड़ता है। एक्सपेंस कैसे हो जाएगा अपने आप, तुम जब तक खुद से नहीं चाहोगे, कोई पॉकेट से निकाल के कोई थोड़ी तुमको पैसा निकाल लेगा। तो जो भी हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सारे खर्चे हैं क्योंकि हम लोग खुद से कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती हमारे पॉकेट से पैसा नहीं निकाल रहा है। तो एक्सपेंस अपने आप से नहीं होता, हमें करना पड़ता है एक्सपेंस। लॉस करना नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाता है। एग्जाम्पल बढ़िया था ना, ठीक है। चलो देखो इसके बाद लॉसेस में क्या है, वी डू नॉट गेट एनी रिटर्न बेनिफिट। कोई रिटर्न बेनिफिट हमें नहीं मिलता लॉस में, ठीक है। चलो हो गया। अब नेक्स्ट आइटम, इनकम एंड गेन्स। ये भी बहुत ही कॉमन वर्ड्स है, हम लोग आम बोलचाल में इसको यूज करते हैं, इनकम एंड गेन्स। तो इनकम तो हमें समझ में आता है, गेन्स में कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, तो मैं पहले थोड़ा सा लिखा देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। चलो सबसे पहले लिखो इनकम। इनकम का मतलब क्या होता है, इट मीन्स द रेवेन्यू और द अर्निंग्स of the business। From its core operations or activities। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट गेन्स। इट इज the earnings of the business from incidental activities। देखो हर एक बिजनेस में ना
दो तरह की एक्टिविटीज होती है, एक होती है कोर एक्टिविटी, कोर एक्टिविटी मतलब बिजनेस का मेन एक्टिविटी, और एक होता है इंसिडेंटल एक्टिविटी, मतलब जो मेन एक्टिविटी नहीं है उससे रिलेटेड एक्टिविटी है, अलाइड एक्टिविटी है, इसको इंसिडेंटल एक्टिविटी भी बोलते हैं। तो बिजनेस अपने मेन काम से, मेन ऑपरेशन से या कोर एक्टिविटी से जो कमाई करता है उसको बोलते हैं इनकम। ठीक है, तो इनकम जब हम लोग बोलते हैं इट बेसिकली मींस इनकम फ्रॉम मेन एक्टिविटी, कोर एक्टिविटी, और इसी को हम लोग रेवेन्यू भी बोलते हैं या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं। तो ठीक है, तो इनकम का मतलब हो गया रेवेन्यू मींस इनकम फ्रॉम कोर एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। गेन का मतलब क्या है, ये भी बिजनेस की इनकम है लेकिन ये मेन एक्टिविटी से नहीं हो रही है, साइड से कुछ और अदर एक्टिविटी हो रही है जो रिलेटेड एक्टिविटी है, वहां से हमने कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत कमा लिया, उसको बोलते हैं गेन्स। ये अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से ऐसा बताया गया है समझाने के लिए, तो वही मैं आपको बता रहा हूं जो आपके बुक में लिखा गया है, नॉर्मली अकाउंट्स में जो बताते हैं लोग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं चलो अपना इंस्टीट्यूट का ही एग्जाम्पल देता हूं। हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोग उनसे ट्यूशन फीस ले रहे हैं। तो जो स्टूडेंट क्लासेस के लिए ट्यूशन फीस प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारी मेन एक्टिविटी से आने वाली इनकम है। इंस्टीट्यूट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेन इनकम क्या है इंस्टीट्यूट का, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मेन इनकम क्या होता है, ट्यूशन फीस जो बच्चे दे रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट के तरफ से अगर सोचो, इंस्टीट्यूट के व्यू पॉइंट से अगर सोचो, तो ट्यूशन जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसके बदले में जो बच्चे से फीस चार्ज किया जा रहा है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। मेन कोर एक्टिविटी तो यही है ना, प्रोवाइड करना कोर्सेज, तो कोर्स प्रोवाइड करना, लेक्चर प्रोवाइड करना, दिस इज द कोर एक्टिविटी ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसके बदले में जो फीस आ रही है वो क्या है, कोर इनकम है, रेवेन्यू है, इसको बोलेंगे इनकम। लेकिन मान लो इंस्टीट्यूट अलग से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करती है स्टडी मैट के लिए, तो स्टडी मैट के लिए अलग से अगर इंस्टीट्यूट कुछ चार्ज कर रही है, ये भी तो इंस्टीट्यूट की इनकम है, मान लो वहां से भी 2 पैसे की कमाई हो रही है। पर क्या इंस्टीट्यूट का मेन काम क्या नोट्स या स्टडी मैट बेचना है क्या? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या कोई बुक स्टोर है क्या? नो। तो कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आपको स्टडी मैट दे रहा है उसके लिए कुछ पैसे चार्ज कर रहा है, ये उसकी इंसिडेंटल इनकम है, नॉट द कोर एक्टिविटी, बिकॉज दे आर नॉट मेंट फॉर सेल ऑफ बुक्स, मतलब दे आर नॉट बुक स्टोर। उनका बुक सेल करने का कोई इंटेंशन नहीं है, बुक सेल करने के लिए वो नहीं बना है, बुक सेल करके उसको मतलब उसका बुक स्टोर उसने नहीं खोल के रखा है, तो फिर वो बुक क्यों सेल कर रहे हैं? बुक वो सेल कर रहे हैं मे बी अपने ईज ऑफ कन्वीनियंस के लिए। मार्केट में मल्टीपल ऑथर के मल्टीपल बुक्स होते हैं, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, अपने हिसाब से एक अपना सेल्फ डिजाइंड स्टडी मटेरियल बनाते हैं जिनको वो सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, ताकि क्लास में लेक्चर के दौरान किसी को परेशानी ना हो, एक कॉमन मटेरियल सबके हाथ में रहेगा। तो ये ईज ऑफ ऑपरेशन है, परेशान ना हो। क्लास में 10-20 बच्चे हैं, सबके पास अलग अलग बुक अलग अलग वैरायटी के हैं, तो टीचर को प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चे को भी समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईज ऑफ ऑपरेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट एंड क्या बोलते हैं, टीचर को भी पढ़ाने में सहूलियत हो, इसके लिए वो नोट्स दिया जा रहा है। अदरवाइज नोट्स प्रोवाइड करने का, बुक बेचने का कोई ये नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, ये इंसिडेंटल एक्टिविटी है। स्कूल में देखो, स्कूल में क्या होता है, स्कूल इज बेसिकली एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यहां पर इनका मेन ऑपरेशंस क्या है, बच्चों को पढ़ाना, एजुकेशन नॉलेज इंपार्ट करना। इसके लिए ये लोग भी फीस लेते हैं। तो बच्चों से जो फीस आ रही है, फीस ये उनकी कोर एक्टिविटी से आ रही है, तो ये स्कूल के लिए इनकम है। लेकिन स्कूल वाले क्या करते हैं, आजकल बहुत सारे अदर चीज़ों के लिए भी चार्ज करते हैं, यूनिफॉर्म, शूज, बुक्स, बैग, दुनिया भर की अदर चीज़ें। तो ये मल्टीपल चीज़ें आजकल कंबाइंड करके स्कूल अपने खुद के ब्रांड के साथ लोगो वोगो लगा के स्पेशल पर्सनलाइज मर्चेंडाइज प्रोवाइड करती है। स्कूल के ब्लेजर में, ड्रेस में आपको स्कूल का लोगो मिलेगा, बैग में स्कूल का लोगो मिलेगा, आप हर चीज़ जो आपको स्कूल की तरफ से दिया जाएगा वो सब में स्कूल का अपना लोगो रहेगा और आपको स्कूल से ही लेना है, इट इज़ मैंडेटरी। तो ये इसके लिए एडिशनली चार्ज करते हैं स्कूल। लेकिन स्कूल का मेन काम ये सब नहीं है। स्कूल कोई बुक स्टोर नहीं है, कोई स्टेशनरी स्टोर नहीं है। वो आजकल तो वो बुक के कवर भी देते हैं अपना खुद का, कि आपको यही कवर लगाना है जिसमें स्कूल का नाम हो, मतलब अपना ऐड आप लोगों से करवा रहे हैं। अगर मान लो किसी स्कूल में 500 बच्चे और बैग लेकर निकल रहे हैं, तो चलता फिरता तो ऐड ही हो रहा है ना। तो आपके बैग को, आपके ड्रेस को, ब्लेजर को, हर जगह उसने क्या किया, एक एडवर्टीजमेंट का पोस्टर बना दिया। चलते फिरते घूमते रहो, पूरे शहर में घूमो बैग लेके, मेरा यूनिफॉर्म पहन के, और मेरा ऐड होता रहेगा। और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी करते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस है, आकाश, फिटजी, एलन,
इन लोग भी बोलते हैं हमारे यहाँ जो भी बच्चा पढ़ेगा, हर एक बच्चा हमारे लिए क्या है, चलता फिरता पोस्टर है। टी शर्ट पहना देंगे, बैग पहना देंगे, जाओ प्रचार करो मेरा, अलग से करना नहीं पड़ेगा, बस पहन के घूमते रहो, प्रचार होता रहेगा। ठीक है, तो जो भी एनीवेज ये सब से अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा इनकम आती है तो ये क्या है, ये इंस्टीट्यूट के लिए या स्कूल के लिए क्या है, इंसिडेंटल इनकम, जिसको हम लोग गेन्स बोलते हैं। ये वो बातें हैं जो नॉर्मली बुक में लिखी है, जो टीचर्स पढ़ाते हैं बताते हैं, पर एक ना टेक्निकल डिफरेंस है गेन में और इनकम में, वो अब मैं बता रहा हूँ। मे भी बुक वगैरह में नहीं मिले, पर मैं तुमको समझाता हूँ। इनकम और गेन एग्जैक्टली ऑपोजिट है एक्सपेंस और लॉस का। तो एक्सपेंस और लॉस में क्या डिफरेंस था, एक्सपेंसेस हम लोग करते थे, लॉस हमें करना नहीं पड़ता था, ऑटोमेटिकली हो जाता था बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन, बिकॉज ऑफ सम मिसफॉर्च्यून, या है ना किसी दुर्घटना बस हो जाता था। तो जैसे खर्च हम लोग करते हैं, लॉस अपने आप ही हो जाता है बिना किए, लॉस के लिए हमें कुछ करना नहीं होता। इसी तरीके से कभी कभी इनकम और गेन में भी सिमिलर फीचर देखा जाता है। इनकम हमें करना पड़ता है, अर्न, इनकम अपने आप नहीं होता है। यानी एक्सपेंस का ऑपोजिट है इनकम, एक्सपेंस का ऑपोजिट क्या है, इनकम। एक्सपेंस अपने आप होता है क्या, नहीं, एक्सपेंस आपको करना पड़े, खर्च अपने आप नहीं होगा। तो जिस तरह से खर्च अपने आप नहीं होता, वैसे इनकम भी अपने आप नहीं होता। इनकम आपको क्या करना होगा, कमाना पड़ेगा, इनकम अपने आप नहीं होगा। इन ऑर्डर टू अर्न सम इनकम यू हैव टू परफॉर्म सम एक्टिविटी। इनकम अर्न करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा। समझ में आया, अपने आप से इनकम नहीं होगा। जैसे कोई जॉब कर रहा है, उसे जॉब से इनकम हो रही है, कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस से उसे इनकम हो रही है। समझ में आ रहा है। तो कोई इंसान कुछ भी कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई कुछ दुकान लगा के हॉकर के रूप में कुछ बेच रहा है। मेनी पीपल आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, लेकिन ये सब करके वो लोग क्या कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं। तो इनकम यू विल हैव टू अर्न, उसके लिए यू विल हैव टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनी इनकम। तो इनकम कमाने का चीज है। लॉस क्या है, लॉस अपने आप हो जाता है, उसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट का जरूरत नहीं है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसी तरीके से गेन भी कभी कभी अपने आप हो जाता है। लॉस का उल्टा है गेन, जैसे इनकम एक्सपेंस का उल्टा है इनकम, लॉस का उल्टा है गेन। गेन कभी कभी अपने आप हो जाता है, बिजनेस में आप कुछ नहीं भी करोगे तो हो जाएगा। कैसे अपने आप हो जाएगा, इसके लिए हम हमेशा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो, ध्यान से देखना, ये नोट मत करना। जैसे मान लो तुम इंपोर्ट कर रहे हो, दिस इज यू, तुम यूएस के किसी पर्सन से इंपोर्ट कर रहे हो। क्या इंपोर्ट कर रहे हो, रॉ मटेरियल। तुम यूएस के किसी पर्सन से इंपोर्ट कर रहे हो रॉ मटेरियल, कितने का इंपोर्ट कर रहे हो, सपोज $1000। तो तुमने यूएस के इंपोर्टर से इंपोर्ट किया $1000 का रॉ मटेरियल अपने बिजनेस में यूज करने के लिए। तो जो यूएस का बंदा है, ये जब बिल बनाएगा तो कितने का बिल बनाएगा, ये तो बिल डॉलर में ही बनाएगा। यूएस का बंदा वो बिल तो डॉलर में बनाएगा, तो उसने $1000 का इनवॉइस बना के तुम्हें दे दिया। अब तुम तो हो इंडियन, तुम्हारे पास तो डॉलर है नहीं, तुम क्या करोगे, तुम रुपीस लेकर जाओगे बैंक में, वो एक्सचेंज करके डॉलर में कन्वर्ट करके दे देंगे। तो मान लो जिस दिन तुमने ऑर्डर प्लेस किया, उस दिन डॉलर का रेट चल रहा था सपोज 70 रुपीस। डॉलर का रेट कितना चल रहा था, 70 रुपीस। तो तुमने यूएस वाले पर्सन को बोला मेरे को ये रॉ मटेरियल चाहिए। यूएस वाले पर्सन ने क्या बोला, हो जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, $1000 लगेंगे। तुमने बोला ओके नो प्रॉब्लम, जस्ट रेज द बिल, मतलब इनवॉइस बना दो। तो उसने तुम्हारे नाम पे $1000 का इनवॉइस बना दिया। कितने तारीख को इनवॉइस बना, सपोज इनवॉइस बना 1 जनवरी 2018 को। 1 जनवरी 2018 को $1000 का उसने बिल बना दिया। और तुमने बोला कि ठीक है, आपने इनवॉइस तो बना दिया, लेकिन पेमेंट मैं तब करूंगा जब आप वहां से माल डिस्पैच कर दोगे। सपोज ये तुमने टर्म्स रखा कि ओके आई एम रेडी टू पे यू $1000, बट आई विल पे ओनली व्हेन माय गुड्स विल बी डिस्पैच्ड फ्रॉम योर पोर्ट। ठीक है, तो इसने बोला ओके सर नो प्रॉब्लम, ट्रस्ट इशू, इंडियन डोंट ट्रस्ट। तो तुम बोलोगे यस, क्योंकि हम लोग बहुत पहले झेल चुके हैं, इसलिए हम लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो आप पहले क्या करो, आप अपना आराम से माल वाल बना के जो मेरे को चाहिए आप वहां से भेज दो, और फिर जैसे ही आपका माल वहां से डिस्पैच कर दोगे, मैं आपको पेमेंट यहाँ से कर दूंगा। पेमेंट करने में कितना टाइम लगेगा, आफ्टर ऑल वी हैव यूपीआई, नॉट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लाइक यू। हम लोग के पास यूपीआई एकदम फट सा,
ठीक है। तो उसने बोला ठीक है। अब मान लो उसने 2-3 दिन सारा आपका जो माल था, स्टॉक था, उसने सब रेडी करके पैकिंग वैकिंग करके उसने यूएस के पोर्ट से वो रवाना कर दिया, कार्गो में चढ़ा दिया, डिस्पैच कर दिया और आपको इंटीमेट कर दिया कि सर आपका माल मैंने यहाँ से डिस्पैच कर दिया है, उसका जो डॉक्यूमेंट वगैरह प्रूफ तुमको भेज दिया। तुमने देखा कि चलो भाई ठीक है, माल इसने भेज दिया तो अब इसका पैसा भी दे देते हैं। यूएस वाले ने बोला सर अब आप मेरा पेमेंट रिलीज कर दीजिए। तुमने बोला ओके सर, नो प्रॉब्लम, मैं आपको आपका पैसा एज पर माई प्रॉमिस मैं आपको आपका पैसा दे देता हूँ $1000। लेकिन जिस दिन तुम देने गए ना तब तक हो गया था 5 तारीख, 5 जनवरी 2018 और इस दिन डॉलर का रेट हो गया था 80 रुपीज़। क्या हो गया था? 80 रुपीज़। या चलो एक काम करते हैं, अभी हम लोग गेन का बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग इसको 60 कर देते हैं। 60 कितना हो गया? 60। तो अब तुम देखो, जिस दिन तुमने ऑर्डर किया था, जिस दिन बिल बना था, उस दिन तुम्हें कितना देना था? $1000। अगर मान लो उसी दिन दे देते, अगर मान लो जिस दिन ऑर्डर किए थे, जिस दिन इनवॉइस बना था, अगर सेम डे तुम $1000 पे कर देते तो तुम्हें कितना पे करना पड़ता? 1000 × 70, क्योंकि उस दिन तो 70 का रेट चल रहा था डॉलर का, तो तुम्हें 70,000 पे करना पड़ता इंडियन रुपीस में। यू आर एन इंडियन, तो तुम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचोगे तो तुम्हारे पॉकेट से कितना खर्चा लगता? 70,000 का खर्चा। उसे 1000 मिलता पर तुम्हारे हिसाब से तो 70,000 लगता पॉकेट से। लेकिन तुमने बोला नहीं, जब आप माल डिस्पैच करोगे फिर पेमेंट करेंगे। उसने बोला ओके नो प्रॉब्लम। 5 दिन बाद उसने माल डिस्पैच कर दिया। अब आप पेमेंट करने गए, बैंक में पता चला कि अब डॉलर का रेट गिर गया है। डॉलर का रेट हो गया 60, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली पर हो गया। तो अब आपको 1000 पे करने के लिए कितना देना पड़ेगा? 1000 × 60, 60,000। यूएस वाले बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो पहले दिन 1 तारीख को भी पैसा मिलता उसको $1000 मिलता, 5 तारीख को भी मिल रहा है उसको $1000 मिला। मतलब डॉलर के टर्म्स में ही इज इनडिफरेंट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ही इज न्यूट्रल। इन एनी वे ही हैज टू रिसीव $1000 ओनली। 1 तारीख को भी $1000 पाता, आज भी $1000 पा रहा है, लेकिन तुम्हारे साइड से तुमको फायदा हो गया। 1 तारीख को देते तो 70,000 देना पड़ता, आज दे रहे हो 5 दिन के बाद तो तुमको 60,000 देना पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ फॉरेक्स रेट, जो फॉरेक्स का जो रेट है वो गिर गया है ना, करेंसी वैल्यू जो है डॉलर की वो कम हो गई। तो इससे क्या हो गया? तुम्हारा फायदा हो गया। पर ये फायदे के लिए तुमने कुछ किया क्या? ये तुम्हारे कंट्रोल में था क्या? तुम्हें पहले से पता था क्या डॉलर का रेट गिरने वाला, चलो इसको 5 दिन होल्ड करते हैं? नहीं, तुमको नहीं पता था। तुमने तो बस अपने सिक्योरिटी के लिए बोला कि भाई जब तक आप माल नहीं भेजोगे तब तक हम पैसा नहीं देंगे। हम पैसा दे दिया, आप माल नहीं भेजे तो, या आप डिले कर दिए तो फर्स्ट यू डिस्पैच द गुड, देन ओनली आई विल मेक द पेमेंट। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर सिक्योरिटी आपने पेमेंट को डिले किया। आपको ये अंदाजा नहीं था कि डॉलर का रेट 5 दिन बाद क्या होने वाला है, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 5 दिन बाद आपको पता चल रहा है कि डॉलर का रेट तो नीचे हो गया, और जो आपको 70,000 पे करना पड़ता अब आपको 60,000 में ही काम हो जा रहा है। तो ये 10,000 का जो बेनिफिट हो गया, इसको क्या बोलेंगे? इनकम या गेन? लॉजिकली इसको बोलेंगे गेन, क्योंकि इस 10,000 के फायदे के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ा, कोई एफर्ट नहीं देना पड़ा। इनफैक्ट आपको पता भी नहीं था, ये अपने आप हो गया। तो जो हो जाता है वही तो गेन है, समझ में आ रहा है? और जो इनकम अर्न करना पड़ता है उसको तो इनकम बोलते हैं, जो अर्न करते हैं, जिसके लिए कुछ करना पड़े उसको इनकम बोलते हैं। इसमें तो कुछ करना नहीं पड़ रहा है। मान लो ये 60 नहीं हो क्या, मान लो ये 80 हो जाता, तो फिर कितना देना पड़ता? तो 80,000 देना पड़ता, तो फिर क्या हो जाता? 10,000 का लॉस हो जाता। तो ये लॉस और गेन एक दूसरे का ऑपोजिट है, दोनों कंट्रोल में नहीं है। लॉस भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, गेन भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आप जिस समय बिल दिए थे आपको पता है 70 रुपया, 5 दिन के बाद ये रेट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। नीचे चला गया मेरा फायदा, ऊपर चला गया मेरा नुकसान, और ये दोनों पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो कहीं काफी हद तक अपने हाथ में नहीं होती है, अनसर्टेन होती है, अनकंट्रोलेबल होती है, अचानक से हो जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉस या गेन बोलते हैं। एक दूसरे का ऑपोजिट। एक्सपेंस का ऑपोजिट क्या है बोलो? लॉस। एक्सपेंस का ऑपोजिट क्या है? मैंने क्या बोला? हाँ, एक्सपेंस का ऑपोजिट है इनकम, और लॉस का ऑपोजिट क्या है? गेन। समझ में आया? चलो, हालांकि बुक में ना इस तरीके से बताया नहीं गया, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए, बेटर क्लैरिटी के लिए बताया। बुक में जो लिखा है वो ये है। बुक में क्या लिखा है कि कोर एक्टिविटी से जो आप अर्न करते हो दैट इज योर इनकम, इंसिडेंटल एक्टिविटी से जो आप अर्न करते हो वो क्या है? गेन। ठीक है, चलो लास्ट एक कैटेगरी हमारे मॉडर्न रूल में क्या है? लास्ट कैटेगरी कैपिटल। तो अब हम लोग कैपिटल के बारे में देखते हैं।
तो अब हेडिंग दे दो कैपिटल। कैपिटल, तो कैपिटल के बारे में लिखो एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर into his business out of his personal source. Anything invested by the proprietor into his business out of his personal source is called capital. It may or may not be in monetary form. क्या लिखा है? एनीथिंग, कुछ भी, इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, मतलब प्रोप्राइटर मतलब ओनर, जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया। कोई भी चीज बिजनेस का प्रोप्राइटर जो इन्वेस्ट करता है, एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर जो भी इन्वेस्ट करता है, कहां? अपने बिजनेस में। कहां से? अपने पर्सनल सोर्स से, उसको कैपिटल बोलते हैं। ये एक डेफिनेशन में बहुत सारी बातें बोली गई है। एनीथिंग का मतलब कुछ भी, ऐसा नहीं कि पैसे की बात हो रही है। नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं, कैपिटल का मतलब बिजनेसमैन बिजनेस में जो पैसा लगा रहा है उसको कैपिटल बोलते हैं। नहीं, नॉट जस्ट मनी। ऐसा नहीं कि जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है सिर्फ वही कैपिटल है, पैसे के अलावा कुछ और भी चीज अगर वो इन्वेस्ट करेगा ना, वो भी कैपिटल होगा। इसलिए देखो लास्ट सेंटेंस में क्या लिखा है, इट मे और मे नॉट बी इन मॉनेटरी फॉर्म। ये मनी के फॉर्म में भी हो सकता है या अदरवाइज भी हो सकता है। तो अगर बिजनेसमैन, मान लो कोई एक पर्सन है, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ही इन्वेस्टेड सम अमाउंट ऑफ मनी, से 10 लाख 20 लाख उसने कुछ इन्वेस्ट किया, तो वो पैसे जो उसने इन्वेस्ट किए वो तो कैपिटल है ही, लेकिन साथ ही साथ मान लो उसने कुछ अलग से कुछ और भी इन्वेस्ट किया तो वो भी कैपिटल माना जाएगा। जरूरी नहीं कि पैसे ही होने चाहिए, कैपिटल पैसे के फॉर्म में भी हो सकता है, दूसरे फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट कैसे किया कैपिटल का मीनिंग, एनीथिंग से। एनीथिंग, मैंने ऐसा नहीं लिखा मनी इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर, मैंने क्या लिखा, एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। कुछ भी प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में आउट ऑफ हिज पर्सनल सोर्स, अपने तरफ से, पर्सनल सोर्स से, उसको बोलेंगे कैपिटल। ये मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी कुछ भी हो सकता है। तुम लोग बोलोगे सर मॉनेटरी तो समझ में आ रहा, नॉन मॉनेटरी मतलब नहीं समझ आ रहा है। मान लो तुम्हें अपने बिजनेस में यूज करने के लिए यू नीड अ टेबल और फर्नीचर, कुछ फर्नीचर चाहिए तुमको, तो तुमने क्या किया, तुम्हारे घर पे कुछ फर्नीचर पड़ा था, कुछ टेबल वगैरह पड़ा था जो एज सच कुछ खास यूज में नहीं आ रहा था। तुमने सोचा कि चलो एक काम करते, घर पे तो वैसे भी पड़ा है, कुछ खास यूज हो नहीं रहा है, तो एक काम करते इसको बिजनेस में ले जाकर दुकान में लगा देते हैं, ऑफिस में लगा देते हैं, कम से कम वहां काम आ जाएगा, है ना। तो तुमने क्या किया, रेदर देन बाइंग अ न्यू फर्नीचर यू टुक योर पर्सनल फर्नीचर इनटू योर ऑफिस और बिजनेस प्रेमाइसेस। तुमने अपने घर का जो फर्नीचर था उसको लेकर अपने दुकान में या ऑफिस में जहां भी यूज करना था वहां लगा दिया। इसका मतलब ये फर्नीचर तुम्हारा पर्सनल था, घर पे यूज करते थे, इट वॉज योर पर्सनल एसेट, बट नाउ यू इन्वेस्टेड योर एसेट फॉर योर बिजनेस। तुमने अपने घर के पर्सनल एसेट को तुमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, और ये फर्नीचर जो तुम्हारा पर्सनल फर्नीचर था, घर का था, अब ये बिजनेस का फर्नीचर हो गया क्योंकि बिजनेस में लग गया। तो ये भी क्या माना जाएगा, कैपिटल। तुमने पैसे के फॉर्म में नहीं लगाया, तुमने एसेट के फॉर्म में लगाया, बिकॉज फर्नीचर इज अ काइंड ऑफ एसेट। तो तुमने एसेट के फॉर्म में इन्वेस्ट किया। समझ में आ रहा है? तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, पैसा इन्वेस्ट करो तो भी कैपिटल, कुछ और इन्वेस्ट करो तो भी कैपिटल। लेकिन इन्वेस्टमेंट किसको करना पड़ेगा, प्रोप्राइटर को। और कहां से करना पड़ेगा, पर्सनल सोर्स से। किसी और से, पड़ोसी से मांग के कुछ लगा दिए बिजनेस में, तो लोन लेकर बिजनेस में पैसा लगा दिए, मान लो तुम लोन लिए, लोन लेकर बिजनेस में पैसा लगा दिए, क्या वो कैपिटल बोलेंगे? नहीं, वो तो लोन का पैसा है। लोन लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे वो कैपिटल थोड़ी है, पर्सनल सोर्स से थोड़ी इन्वेस्ट किए हो। समझ में आ रहा है? तो पर्सनल सोर्स से लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया कैपिटल। तो इसके साथ ही मॉडर्न रूल के जो भी 5 कैटेगरीज थे, हमने सबके बारे में डिस्कशन कर लिया। देखो ये 5 कैटेगरीज हमने सबके बारे में डिस्कशन कर लिया ना, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, कैपिटल। तो अभी तक हम लोग मॉडर्न रूल नहीं पढ़े, हम लोग अभी तक क्या पढ़े, मॉडर्न रूल में जो 5 कैटेगरीज है
उन कैटेगरीज को हमने अभी सिर्फ समझा है। नाउ व्हाट इज द मॉडर्न रूल, रूल क्या है, अब हम लोग रूल पढ़ेंगे। तो अब हेडिंग दो मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल, मॉडर्न रूल में क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे सेम उसी तरीके से टेबल बनाएंगे, कैटेगरी या फिर नेचर। फिर राइट हैंड साइड में लिखेंगे इंक्रीज, इंक्रीज में इस तरह से एक अप एरो बना देना, अप एरो। फिर डिक्रीज मतलब डाउन एरो, ऐसा एक डाउन एरो बना देना समझने के लिए। इंक्रीज मतलब अप एरो, डिक्रीज मतलब डाउन एरो। अब जो भी 5 कैटेगरी है सबका नाम लिखो कैटेगरी में। नंबर 1 क्या है, एसेट्स, फिर लायबिलिटीज, expenses and losses, number 4 incomes and gains, number 5 capital। ठीक है, अब यहां पर जो मैं लिख रहा हूं राइट हैंड साइड में वो लिखना, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट। ध्यान से लिखना, गलती मत करना, ठीक है। यानी कि इसका मतलब यह है कि बिजनेस में किसी भी एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, बिजनेस में किसी भी एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो इसे हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटीज में उल्टा, लायबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, घटेगी तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बिजनेस में अगर बढ़ता है तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, घटने पर क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। इनकम एंड गेन्स एंड कैपिटल, इसकी वैल्यू बिजनेस में बढ़ेगी तो डेबिट क्रेडिट में लिखेंगे, और वैल्यू अगर घटेगी तो डेबिट में लिखेंगे। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को लग रहा है कि सर ये याद कैसे रखेंगे, इतना कंफ्यूजिंग है, तो मैं एक सिंपल सा याद रखने का आसान तरीका बताता हूं। देखो ये जो है ना एसेट, एक्सपेंस एंड लॉस 1 और 3, इनका रूल सेम है। एसेट और एक्सपेंस एंड लॉस का रूल सेम है, ध्यान से देखो, दिख रहा है, ये जो है ना इनका रूल सेम है। यानी याद रखो एसेट एक्सपेंस लॉस, क्या याद रखना है, 3 चीज, एसेट एक्सपेंस लॉस, एसेट एक्सपेंस लॉस, ये 3 चीज याद रखो। इन तीनों का रूल सेम है, एसेट एक्सपेंस लॉस इसका रूल सेम है। क्या होगा, बढ़ने पे डेबिट, घटने पे क्रेडिट, बढ़ने पे डेबिट, घटने पे क्रेडिट। यानी कि एसेट एक्सपेंस लॉस ये तीनों में से कुछ भी बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, और बाकी का उल्टा, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। तो एक भी याद कर लोगे तो बाकी दूसरा तो ऑटोमेटिक, क्योंकि 2 ही तो है ना, डेबिट और क्रेडिट। तो तुम कोई एक याद कर लो, एसेट एक्सपेंस लॉस बढ़ेगा तो डेबिट, बस इतना याद रखो। एसेट एक्सपेंस लॉस बढ़ेगा तो डेबिट, तो बढ़ेगा तो डेबिट, तो घटेगा तो क्रेडिट, और बाकी के जो 3 आइटम है वो उल्टा कर दो, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। याद हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। चलो अच्छा, जब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे ना तो थोड़ा सा शॉर्ट नोटेशन का यूज करेंगे हम लोग, एक मिनट समझने के लिए ना, क्योंकि बार बार एसेट लायबिलिटी ये सब इतना लिखा नहीं जाएगा, तो समझने के लिए हम लोग अंडरस्टैंडिंग पर्पस से क्या करेंगे, कुछ नोटेशन का यूज करेंगे। तो तुम लोग भी लिखो साथ साथ में, एसेट के बगल में लिखो कैपिटल ए, लायबिलिटी के बगल में लिखो एल, एक्सपेंस के बगल में लिखो कैपिटल ई, ठीक है। लॉस के लिए हम लोग पूरा लिखेंगे लॉस, ठीक है, क्योंकि एल फॉर लायबिलिटी, एल फॉर लॉस दोनों कॉमन हो जाएगा। तो लायबिलिटी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल, और लॉस क्योंकि छोटा वर्ड है तो हम लोग उसको लिख लेंगे पूरा। इनकम के लिए लिखेंगे आई, कैपिटल के लिए लिखेंगे सी। इनकम एंड गेन्स दोनों के लिए आई लिखेंगे, मतलब इनकम और गेन्स में ज्यादा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, सिंपलिसिटी से अपने को एक ही समझना। मतलब मान के चलो इनकम गेन सेम है,
लॉजिक के लिए तो मैंने समझा दिया क्या डिफरेंस है, पर जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो मान के चलो एक ही है, ठीक है। तो ये नोटेशन याद रखना है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं होगा तब तक समझ नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं ना, जो प्रॉब्लम पहले लिए थे वही लेते हैं। पहला क्या था देखो तो, अभी थोड़ी देर पहले परचेस्ड फर्नीचर इन कैश, यही था ना, वही एग्जाम्पल सेम, परचेस्ड फर्नीचर इन कैश। तो एग्जाम्पल 1 में लिखो, फिर से लिखो, परचेस्ड फर्नीचर इन कैश, रुपीज कितना 5000 था ना। तो सेम ट्रांजैक्शन हम लोग ले रहे हैं, हमने फर्नीचर खरीदा कैश में 5000 रुपए का। अब इस ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट में। रिकॉर्ड करने के लिए क्या चाहिए, हमें रूल को फॉलो करना होगा, बट दिस टाइम वी विल फॉलो मॉडर्न रूल। सेम ट्रांजैक्शन हमने एक बार रिकॉर्ड करना सीख लिया, लेकिन गोल्डन रूल के तरीके से सीखे थे। अब इसी को देखते हैं मॉडर्न रूल से करने से कैसे होगा। तो बेसिक फंडामेंटल रूल सेम है, क्या है, आइडेंटिफाई द आइटम, देन आइडेंटिफाई द कैटेगरी, देन अप्लाई द रूल। तो आइटम कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व है, फर्नीचर एंड कैश, आइटम तो वही है, तो पहला काम हो गया। दूसरा, आइडेंटिफाई द नेचर, यानी कि कैटेगरी। तो मॉडर्न रूल में 5 कैटेगरी है, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस लॉस, इनकम गेन एंड कैपिटल। तो सोचो फर्नीचर कौन से कैटेगरी में आता है, एसेट, तो ये जो है ये एसेट है। कैश कौन से कैटेगरी में आता है, बोलो, एसेट। तो यहां पर फर्नीचर भी एसेट है, कैश भी एसेट है। तो इसको क्या करेंगे, देखो हम लोग यहां पर लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट, यहां पर लिखते हैं कैश अकाउंट। फर्नीचर भी क्या है, एसेट, और ये क्या है, ये भी है एसेट। चलो ठीक है, दोनों एसेट है। तो जब एसेट है तो एसेट का रूल अप्लाई करेंगे। डेबिट या क्रेडिट कौन से साइड में रिकॉर्ड होगा, इसके लिए हम लोग रूल अप्लाई करते हैं ना, कौन से साइड में अप्लाई होगा इसके लिए रूल। तो फर्नीचर डेबिट में होगा या क्रेडिट में होगा, इसके लिए देखेंगे एसेट का रूल। एसेट का रूल क्या है, इंक्रीज होने पर डेबिट, डिक्रीज होने पर क्रेडिट। सोचो तो जब हम लोग फर्नीचर खरीदते हैं तो बिजनेस में एसेट की वैल्यू, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है। जब हम लोग बिजनेस के लिए नया फर्नीचर लेकर आएंगे तो बिजनेस में फर्नीचर की वैल्यू बढ़ेगी, बिजनेस में फर्नीचर की वैल्यू बढ़ेगी। जब नया फर्नीचर लेकर आएंगे तो फर्नीचर का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, क्योंकि फर्नीचर एक तरह का एसेट है। तो इसका मतलब व्हेन वी बाय फर्नीचर द वैल्यू ऑफ एसेट इज इंक्रीजिंग, और जब वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। इसी तरीके से जब हम लोग फर्नीचर खरीदेंगे और उसके बदले में पैसे पेमेंट करेंगे तो कैश की वैल्यू बिजनेस में बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी, क्योंकि हम लोग पैसा दे रहे हैं तो बिजनेस में कैश कम हो जाएगा। कैश का कम होना मतलब एसेट का कम होना, बिकॉज कैश इज अ काइंड ऑफ एसेट। तो यहां पर कैश भी एसेट है पर इसकी वैल्यू कम हो रही है। तो एसेट कम होने से मॉडर्न रूल क्या बोलता है, क्रेडिट में लिखो, मॉडर्न रूल बोलता है क्रेडिट में लिखो। यानी कि कैसे रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजैक्शन को, फर्नीचर को डेबिट में और कैश को क्रेडिट में लिखेंगे। क्या इसी तरीके से देखो तो गोल्डन रूल में भी हुआ था, फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट, चेक करो। गोल्डन रूल में भी ऐसे ही हुआ था क्या, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, यस। तो गोल्डन रूल में हमने रूल भले ही अलग अप्लाई किया था, चीजों को अलग तरीके से सोचा था, पर एंड रिजल्ट सेम है। उस रूल को अप्लाई करके भी फर्नीचर हमारा डेबिट में रिकॉर्ड हो रहा था, कैश हमारा क्रेडिट में रिकॉर्ड हो रहा था। मॉडर्न रूल में भी हम लोग इंक्रीज डिक्रीज करके सोच रहे हैं, फिर भी सेम तरीके से रूल सेम ही आंसर दे रहा है, रिजल्ट अपना सेम है। तो चलो एक बार फिर से देखते हैं सेकंड एग्जांपल में। सेकंड एग्जांपल भी वही ले लेते हैं। कौन कौन क्या था, पेड सैलरी इन कैश ₹10,000। तो ये था हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था गोल्डन रूल से। अब वापस से इसको क्या करते हैं, मॉडर्न रूल से करते हैं। यहां पर 2 आइटम कौन कौन से हैं, पहले आइटम को आइडेंटिफाई करो, सैलरी और कैश। अब देखो ये दोनों आइटम कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं, कैटेगरी को आइडेंटिफाई करो, बोलो सैलरी कौन से कैटेगरी में जाएगा, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस लॉस, इनकम गेन और कैपिटल। ये 5 में, यहां पर 5 कैटेगरी है, किसमें जाएगा, एक्सपेंस। जब आप सैलरी पेमेंट कर रहे हो ये एक्सपेंस है, कैश एसेट, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। तो यहां पर हमारे पास आ गया सैलरी अकाउंट और यहां पर आ गया कैश अकाउंट। सैलरी क्या है, एक्सपेंस, और ये क्या है, एसेट। तो चलो आइटम समझ में आ गया,
कैटेगरी भी समझ में आ गया, आइटम समझ में आ गया, कैटेगरी। अब अपने को रूल अप्लाई करना है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में, इसके लिए एक्सपेंस का रूल देखो, बिकॉज सैलरी इज एन एक्सपेंस, तो सैलरी विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। फॉर दिस पर्पज यू हैव टू सी द रूल ऑफ एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का रूल क्या बोलता है, बढ़ने पे, इंक्रीज होने पे डेबिट, डिक्रीज होने पे क्रेडिट। तो बताओ जब हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं तो खर्चा बढ़ रहा है कि खर्चा घट रहा है? बिजनेस में जब आप सैलरी दोगे अपने स्टाफ को तो बिजनेस का खर्चा बढ़ेगा, यानी कि व्हेन यू पे सैलरी एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग इन द बिजनेस। तो एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट, एक्सपेंस बढ़ने पे डेबिट। और जब आप सैलरी पे करोगे तो कैश जो है वो बिजनेस में बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। पैसा दे रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, तो कैश कम हो रहा है, इसका मतलब एसेट कम हो रहा है, क्योंकि कैश एक तरह का एसेट है। और एसेट का रूल क्या बोलता है, डिक्रीज होने पे क्रेडिट। यानी कि फाइनल आंसर क्या बना, ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सैलरी को डेबिट में लिखेंगे, कैश को क्रेडिट में लिखेंगे। देखो तो गोल्डन रूल से भी यही आया था क्या, चेक करो, सैलरी डेबिट, कैश क्रेडिट। यानी कि इस दो ट्रांजैक्शन से मैंने सेमी ट्रांजैक्शन लिया एग्जांपल में, सो दैट आपको दिखा सकूं कि कोई भी मेथड हम लोग फॉलो करें, ईदर वी फॉलो गोल्डन रूल और वी फॉलो मॉडर्न रूल, द एंड रिजल्ट, द अल्टीमेट ट्रांजैक्शन विल गिव द सेम, मतलब विल गिव द सेम रिजल्ट। तो दोनों से ही अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको गोल्डन रूल ज्यादा अच्छा लग रहा है गोल्डन रूल फॉलो करो, मॉडर्न रूल ज्यादा अच्छा लग रहा है मॉडर्न रूल फॉलो करो, दोनों मजा आ रहा है तो एक ट्रांजैक्शन में गोल्डन, एक ट्रांजैक्शन में मॉडर्न रूल फॉलो करो। समझ में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में सेम ही आंसर आएगा। तुम लोग बोलोगे सर टीचर काट दिया, तो टीचर नहीं काटेंगे, क्यों? क्योंकि टीचर को पता नहीं चलेगा तुम कौन से रूल को फॉलो किए हो। एग्जाम में जो प्रॉब्लम आता है उसमें यह बोला जाता है कि आपको ट्रांजैक्शन दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा बताइए इसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसका डेबिट कौन सा आइटम होगा, क्रेडिट में कौन सा आइटम होगा, या तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, या फिर आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बोला जाएगा। तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बाद में चैप्टर आएगा, तो उसमें हम लोग सीखेंगे कैसे। तो अल्टीमेटली यू विल नॉट बी आस्क्ड टू अप्लाई गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल। आपको बोला जाएगा ट्रांजैक्शन है ये, आप उसको रिकॉर्ड करो। आपको कुछ ट्रांजैक्शन दिए जाएंगे, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब आप क्या मन में सोच कर रिकॉर्ड कर रहे हो, मन में आप गोल्डन रूल सोच कर रिकॉर्ड कर रहे हो या मॉडर्न रूल सोच कर रिकॉर्ड कर रहे हो, वो तो किसी को पता नहीं चलेगा, फाइनल रिजल्ट तो सेम ही है। तो इसीलिए आप कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। नहीं सर आप बोले ना क्या रिकॉर्ड करें, तो मेरा सजेशन ये है आप मॉडर्न रूल अप्लाई करो। क्यों सर, इसमें तो 5 कैटेगरी है, गोल्डन में तो 3 ही है। नहीं 5 है, लेकिन ये कैटेगरी इजी है। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ये जो 3 कैटेगरीज है ना, कभी कभी स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। स्टूडेंट कभी कभी रियल, पर्सनल, नॉमिनल को आइडेंटिफाई करने में, यानी अलग अलग अकाउंट को क्लासिफाई करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। मेनी अ टाइम दे कमिट मिस्टेक। मान लो कोई अभी तो जैसे सिंपल ट्रांजैक्शन था तो अभी आसानी से कर लिए, पर जब हम लोग प्रॉब्लम में जाएंगे, चैप्टर्स में जाएंगे, वैरायटीज ऑफ ट्रांजैक्शन को देखेंगे, तो कई बार आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा अकाउंट रियल में है, रियल के कैटेगरी में जाएगा, नॉमिनल में जाएगा या पर्सनल में जाएगा। तो रियल, पर्सनल, नॉमिनल जो है ना, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, कई बार ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, और अगर आपका जजमेंट गलत हो, आप ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो यू विल एंड अप लूजिंग मार्क्स। जबकि मॉडर्न रूल में क्या है, कैटेगरीज भले ही ज्यादा है, 5 देखने में लग रहा है, पर ये सारे इजी टू अंडरस्टैंड है, आसानी से हर बच्चा समझ जाता है कि कैसे क्या, एसेट यानी बिजनेस का प्रॉपर्टी, मतलब सभी को समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखने में लग रहा है कि कैटेगरीज ज्यादा है, पर ये बहुत ही सिंपल कैटेगरीज है, कोई भी स्टूडेंट बहुत आसानी से समझ सकता है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू आइडेंटिफाई है। तो इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू आइडेंटिफाई वाले टाइप के कैटेगरीज है, एसेट, प्रॉपर्टी, लायबिलिटीज, अच्छा बिजनेस की जिम्मेदारी, एक्सपेंस लॉस सभी को समझ आता है, इनकम गेन सबको समझ में आता है, कैपिटल, अच्छा प्रोप्राइटर जो लगा रहा है उसको कैपिटल। तो यहां पर ये 5 कैटेगरी बहुत ही सिंपल है, आराम से स्टूडेंट समझ सकता है एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। तो यहां पर ना कंफ्यूजन नहीं है, एम्बिग्विटी नहीं है, माइंड में तुमको एग्जाम में फंसोगे नहीं, बस खाली ये देखना है किसका वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है। तो मेरे ख्याल से एडवाइजेबल है आप मॉडर्न रूल से ही आने वाले सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करो, जान के सब रखो। देखो सीखना अपने को सब कुछ है, हमारे सिलेबस में गोल्डन रूल है, मॉडर्न रूल है, तो ऐसा नहीं है कि अपने मॉडर्न रूल फॉलो करेंगे तो सिर्फ मॉडर्न रूल ही सीखेंगे, नहीं, सीखेंगे दोनों, गोल्डन रूल भी सीखेंगे, मॉडर्न रूल भी सीखेंगे, दोनों को जानेंगे। लेकिन एग्जाम में तो अपने को फटाफट करना ना, तो अगर एक मॉडर्न रूल से सोचेंगे, एक बार गोल्डन रूल से सोचेंगे, तो पता चलेगा खुद ही में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली अपने को रिदम बनाना है, एग्जाम में फटाफट करने के लिए, जल्दी जल्दी करने के लिए, विद इन टाइम करने के लिए अपना एक पेस मेंटेन करना पड़ेगा।
और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा किसी एक रूल को ही एकदम अच्छे से ग्रिप में ले लो, होल्ड में ले लो। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसी से करना है, क्लास में भी मैं उसी को कराऊंगा, होमवर्क भी उसी रूल से सोच सोच के करो और एग्जाम में भी उसी से करो। इससे तुम्हारा क्या होगा, थिंकिंग थोड़ा फास्ट होगा, राइटिंग भी फास्ट होगा। एग्जाम में क्या होता है ना, 3 घंटे के टाइम पे जब हम लोग 3 घंटे एग्जाम हॉल में रहते हैं तो वहां पर मतलब बहुत टाइम लिमिटेशन होता है, तो फटाफट ज्यादा सोचने का समय नहीं होता। अगर तुम सोचने समझने में, दिमाग लगाने में ज्यादा टाइम कर दो तो तुम्हारा कंप्लीट नहीं होगा पेपर। तो ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन देख रहे हो, फटाफट माइंड में क्लिक हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तुम्हारे दिमाग में सब आ रहा है, फटाफट फटाफट कर रहे हो, समझ में आ रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब तुम सिंप्लिसिटी से चीजों को करोगे। तो मेरा सजेशन है मॉडर्न रूल। पर अगर किसी को लगता है नहीं सर हम नहीं मानेंगे आपका सजेशन, हम गोल्डन ही करेंगे, गोल्डन नाम अच्छा लग रहा है, करो गोल्डन रूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर गोल्डन रूल से करते हो, नहीं समझ में आता है, मेरे से पूछना, हम बता देंगे। पर सर आप कैसे कराओगे क्लास में, वही मॉडर्न रूल, ठीक है, मॉडर्न रूल से करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं स्टूडेंट को चीजों को आसानी से सिखाऊं, ठीक है। मेरा पर्पस क्या है, आई वांट टू मेक ऑल द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल मैनर। मेरे को चीजों को कॉम्प्लिकेट करने का कोई शौक नहीं है, चीजों को सिंप्लीफाई करने का शौक है। जो चीजें आसानी से बताई समझाई जा सकती है उसको फालतू का हेडेक लेके क्यों पढ़े। हेडेक नहीं लेना था तभी तो कॉमर्स लिए, है ना। अब हेडेक लेके अगर वापस से कॉमर्स में आके अगर हेडेक ले लेंगे तब तो फिर तो साइंस ले लेना ही बेटर था। ठीक है, एक मिनट। तो पॉइंट ये है कि आज हम लोगों ने गोल्डन रूल कंप्लीट कर लिया, मॉडर्न रूल भी कंप्लीट कर लिया, एग्जांपल्स भी देख लिए, सारे जो कैटेगरीज थे वो भी हमने समझ लिया। एक छोटा सा 5 मिनट का एक कॉन्सेप्ट है वो बताते हैं, इसके बाद आज के क्लास को एंड करेंगे। किसका किसका क्लास हैवी लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, इतने देर से सुन रहे हैं, सर अब जल्दी से छुट्टी दे दीजिए, क्लास ओवर कर दीजिए। किसी को क्लास हैवी लग रहा है क्या, या ठीक लग रहा है, कंफर्टेबल संभाल पा रहे हो ना, बोरिंग नींद नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो हमारे अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बनाए गए हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के टाइम पे हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना पड़ता है, उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उसमें से एक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो अभी बताते हैं, एंड दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लास को एंड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और एक मिनट, तो लिखो यहां पर हेडिंग देना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, फटाफट पहले इसके बारे में लिखते हैं फिर समझाते हैं। एज पर दिस कॉन्सेप्ट, द आइडेंटिटी ऑफ द बिजनेस is different from that of the owner or proprietor. Business is considered to be a separate person
दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या बोलता है, बोल रहा है कि बिजनेस की अपनी अलग पहचान होती है और बिजनेसमैन यानी कि प्रोप्राइटर या ओनर इसकी अलग पहचान होती है। तो कॉन्सेप्ट का नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो एंटिटी वर्ड इंप्लाइज आइडेंटिटी। यहां पर एंटिटी का मतलब क्या है, आइडेंटिटी, यानी कि एक तरह से पहचान। तो बिजनेस एंटिटी मतलब बिजनेस की आइडेंटिटी। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस हैज अ डिफरेंट आइडेंटिटी, बिजनेस हैज अ सेपरेट आइडेंटिटी इन द मार्केट अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। यानी ओनर मतलब प्रोप्राइटर या बिजनेसमैन। तो यहां पर हम लोग ये मानते हैं कि बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। ये दोनों दो अलग अलग पर्सन है। बिजनेसमैन एक अलग पर्सन है, बिजनेस एक अलग पर्सन है। तुम लोग बोलोगे सर बिजनेस पर्सन कैसे हो सकता है? बिजनेस पर्सन हो नहीं सकता, लेकिन हम लोग उसको मानते हैं कि वो पर्सन है। कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में हमने पढ़ा था नेचुरल पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है। तो बिजनेसमैन ये कैसा पर्सन है? नेचुरल पर्सन। बिजनेसमैन तो नेचुरल पर्सन है। बिजनेसमैन मतलब द पर्सन हु हैज स्टार्टेड द बिजनेस। तो जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया, प्रोप्राइटर, ओनर या बिजनेसमैन, वो तो नेचुरल पर्सन है। लेकिन उसने जिस बिजनेस को स्टार्ट किया वो बिजनेस भी अपने आप में एक पर्सन माना जाएगा। डेफिनेटली बिजनेस कैन नॉट बी अ नेचुरल पर्सन। तो इन दैट केस क्या होगा? बिजनेस को एक आर्टिफिशियल पर्सन मानेंगे। यानी कि बिजनेसमैन एक अलग पर्सन है हु इज अ नेचुरल पर्सन, और उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो बिजनेस एक अलग पर्सन है जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों की आइडेंटिटी अलग है, दोनों की पहचान अलग है। एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक नेचुरल पर्सन है। सवाल यह कि जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, तो हम लोग किस तरफ से सोचेंगे? हम लोग अपने आप को क्या अज्यूम करेंगे? हम लोग खुद को बिजनेस समझेंगे या बिजनेसमैन समझेंगे? हम लोग हमेशा अपने आप को बिजनेस समझेंगे, बिजनेसमैन नहीं समझेंगे। हमेशा याद रखना, वी विल कंसीडर आवरसेल्फ एज बिजनेस एंड नेवर बिजनेसमैन। इसके पीछे का लॉजिक बताते हैं। ठीक है, इसको भी लिख लो। while Alex while recording business transactions in the books of account, we will always think from the viewpoint of business and never from the view point of बिजनेसमैन। हम लोग हमेशा अकाउंटिंग करते समय इस सब्जेक्ट में, अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में, हमेशा हम लोग अपने आप को क्या समझेंगे? हम लोग अपने आप को बिजनेस समझेंगे या बिजनेसमैन? हम लोग अपने आप को बिजनेस समझेंगे, बिजनेसमैन नहीं समझेंगे। यानी हम लोग अपने आप को आर्टिफिशियल पर्सन समझेंगे। हम लोग क्या है? हम लोग बिजनेस है। हम लोग बिजनेसमैन नहीं है। हम लोग क्या है? हम लोग बिजनेस है। चलो, इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं, नीचे बना लो। जैसे मान लो ये एक पर्सन है, इसका नाम लिखो यहाँ पर मोहन, और इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो यहाँ पर ये है इसका बिजनेस, इसका नाम लिख दो मोहन स्टोर्स।
ठीक है। तो एक पर्सन है मोहन, उसने स्टार्ट किया एक बिजनेस जिसका नाम है मोहन स्टोर। तो इसका मतलब मोहन कौन है? बिजनेसमैन। ये क्या है? इसका बिजनेस। ये है नेचुरल पर्सन। ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है। मोहन ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, इन्वेस्टेड सपोज ₹10 लाख। इस 10 लाख को क्या बोलते हैं, बोलो? कैपिटल। कैपिटल। ठीक है। हम लोग अकाउंटिंग जब करेंगे तो कौन से तरफ से सोचेंगे? बिजनेस। हाँ, तो हम लोग अकाउंटिंग हमेशा इधर से करेंगे। अकाउंटिंग जो है इधर से नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखना। तो आने वाले पूरे के पूरे साल जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, पूरे अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में ये ध्यान रखना है, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक और दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इन द एंटायर सब्जेक्ट। इस पूरे साल में याद रखना एक बात, अकाउंट्स बनाते समय, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय हम लोग हमेशा अपने आप को समझेंगे कि हम लोग बिजनेस हैं, हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन हैं। बिजनेस के तरफ से सोचेंगे, बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचेंगे। द मोमेंट यू विल कंसीडर योर सेल्फ एज अ बिजनेसमैन, यू आर गोइंग टू कमिट सम मिस्टेक, दिस इज फॉर श्योर। आने वाले लेक्चर्स में जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो तुम्हें ये खुद ही समझ में आ जाएगा, मैं प्रूव करूंगा, या ट्रांजैक्शन में तुम लोग खुद ही रियलाइज करोगे कि जैसे ही अपने आप को तुम मानोगे कि हम बिजनेसमैन हैं, अपने आप को बिजनेसमैन समझोगे और बिजनेसमैन के तरफ से अगर सोचोगे तो तुम्हारा गलती होना तय है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा जब भी अकाउंटिंग करेंगे, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो बिजनेस सोच के करेंगे खुद को, और बिजनेस के व्यू पॉइंट से करेंगे। अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के व्यू पॉइंट से किया जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये अगेन थ्योरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 4 मार्क्स में आता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, थ्योरी में आता है। तो जितने भी चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये सब में से 1 मार्क 2 मार्क का तुम्हें कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। बहुत सारे डेफिनेशंस पूछते हैं, जैसे अभी आप लोगों के जो फर्स्ट टर्म एग्जाम या इंटरनल टेस्ट वगैरह होंगे स्कूल में, उसमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट, व्हाट इज लायबिलिटी, व्हाट इज कैपिटल, ऑल दीज आर डिफरेंट अकाउंटिंग टर्म्स। तो टीचर को भी पता है, भी बच्चे ने नया नया कॉमर्स लिया, अकाउंट्स वगैरह फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो ये जो अकाउंटिंग टर्म्स है ना, इससे बहुत सारे स्टूडेंट फेमिलियर नहीं है। तो स्टूडेंट को ये टर्म्स का मीनिंग पता नहीं पता, ये स्टार्टिंग के फर्स्ट एग्जाम में तुमसे पूछे जाएंगे। डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस जो है वो बाद के एग्जाम के लिए, हाफ ईयरली या फाइनल के लिए उतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि बाय द टाइम आपका हाफ ईयरली एग्जाम और फाइनल एग्जाम आएगा, टीचर के पास देने के लिए बहुत कुछ रहेगा। उस टाइम पे ये बेसिक चीजें आपसे नहीं पूछेंगे, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। लेकिन अभी के लिए आपके जो इमीडिएट एग्जाम होने वाले हैं, द नेक्स्ट एग्जाम, वेरी फर्स्ट एग्जाम, उसमें ये सारे छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे भर भर के पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, 1 मार्क 2 मार्क में। ठीक है। तो ये जो चीज मैं बता रहा हूँ इस सबको ध्यान रखना है, और हर क्लास में याद रखना जो पिछले क्लास में पढ़ाया गया उसे याद करके आना है। ठीक है, क्योंकि अब आने वाले हर क्लास के साथ हम लोग नए नए टॉपिक को करेंगे, और हर वो आने वाला नया टॉपिक पिछले क्लास से इंटरकनेक्टेड होगा। जैसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल और भी ज्यादा सॉल्व करेंगे, किसके बेसिस पे? गोल्डन मॉडर्न रूल। तो अगर किसी स्टूडेंट ने गोल्डन मॉडर्न रूल नहीं समझा, ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स नहीं समझे, तो उसे प्रॉब्लम होगा। तो हर एक क्लास में एक नियम याद रखना, मेरे को चला के हर क्लास में बोलना ना पड़े, दिस इज द रूल बाय डिफॉल्ट, कि आप जब भी नेक्स्ट क्लास में आओ, पिछले क्लास का जो है उसको फटाफट एक बार ब्रश अप कर लो। एंड एक खास इंपॉर्टेंट चीज,
सारे स्टूडेंट को क्लास में स्केल लेकर आना है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वाला पूरा बड़ा 1 फुट का, ठीक है। कैलकुलेटर लेकर आना है अकाउंटिंग वाला, जिसका मैथ्स है मैथ्स के हिसाब से अपना देख लो साइंटिफिक कैलकुलेटर। कॉपी आपकी बड़ी फुल लेंथ की होनी चाहिए, छोटा कॉपी कोई नहीं लेकर आएगा। और सभी के पास पेंसिल भी होना चाहिए, शार्पनर इरेजर होना चाहिए। ये बेसिक स्टेशनरी आप सभी को अपना अपना कैरी करना है, कोई अगल बगल मांगा मांगी नहीं करेगा किसी से, ठीक है। क्योंकि क्लास में ना अभी हम लोग जब सम्स बनाएंगे तो ये सब हमें हर दिन लगेगा, तो आप सभी अपना अपना ये कैरी करो। कैलकुलेटर वगैरह नहीं है तो जरूर से खरीद लो, ठीक है। आज के क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।